हेलो एवरीवन, कैसे? वेरी मार्वलस मॉर्निंग गाइस। हाउ आर यू एवरीवन? कैसे हो मेरे बेटा? बहुत बढ़िया, ऑल वेल। चलिए जल्दी से आ जाइए सारे लोग, फटाफट जल्दी से। हाँ, वेरी मार्वलस मॉर्निंग योग्यता, गंगा, साक्षी, आरजू, विकास, स्वीटी, रितिका, निकुंज, केशव, मानसी, पाक, धनवंती। हाउ आर यू बेटा? मानसी, अभिषेक, अभी उदित अग्रवाल, वेरी फ्रूटफुल मॉर्निंग। ओके, दैट्स ग्रेट। वेरी वेरी मार्वलस मॉर्निंग बेटा। सोनम, काव्या, पुलकित, सिमरन, रुमानी, देविका, रितिन, तान्या, पलक। मी बहुत अच्छा बेटे, बस थोड़ा सा गला खराब है आज, इसलिए थोड़ा सा आप लोगों को कोऑपरेट करना होगा मेरे साथ में। हाँ, थोड़ा सा कोऑपरेट करना होगा आज मेरे साथ में, क्योंकि गला बहुत खराब है। हाँ जी। मैं एक मिनट साथ साथ में ना मेडिसिन ले लेता हूँ, बढ़िया सी गोली ले लेता हूँ एक, गला थोड़ा सा अच्छा हो जाएगा। और बताएं बच्चों, आप लोग कैसे हैं? सब लोग बढ़िया चल रहे हैं? एज यूजुअल आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 6। सुन लो मेरे बेटा, सब लोग सुन लो मेरे बच्चे, आज हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं 6। चैप्टर 6 में हमारी क्या है बेटा? टर्म्स है, यानी कि डेफिनेशंस कह सकते हो आप उनको, टर्म्स कह सकते हो बेटा। ओह, साक्षी कह रही है सर मेरी फर्स्ट क्लास है, सर क्या करूं, कैसे करूं? बेटा जिनकी भी फर्स्ट क्लास है बेटा सुन लो, दोज हु आर हैविंग फर्स्ट क्लास, सबसे पहले वेलकम टू अल्डाइन। ठीक है, दूसरी बात है बेटा, ये मोबाइल नंबर नोट कर लो बेटा, चल जा भाई, 9999005981। एक तो इसको ज्वाइन कर लो बेटा, ठीक है। दिस इज माई व्हाट्सएप नंबर, दिस इज माई व्हाट्सएप नंबर। आप इस पर मुझे व्हाट्सएप करके अपनी जो भी डाउट्स हैं वो दूर कर सकते हो, नंबर 1। नंबर 2, कल हमारी जूम मीटिंग होगी बेटा, जूम मीटिंग टुमारो 9 AM, ठीक है। आप मुझे तब ज्वाइन कर सकते हो बेटा, ठीक है। उसमें जो भी बच्चे नए हैं बेटा, जिनको जो भी प्रॉब्लम आ रही है, मैं उनके साथ डिस्कस करूंगा। थैंक यू हर्ष। नहीं बेटा रितिका, जूम मीटिंग मॉर्निंग में ही होगी बेटा, 9 AM टाइम फिक्स है इसका, ठीक है। रही बात आपके MCQ टेस्ट की, बेटा बहुत जल्दी सुन लो मेरी बात, बहुत जल्दी मैं बहुत सारे सेशन लाने वाला हूं, जिसमें आपके साथ पूरे कोर्स की दबा करके रिवीजन करने वाला हूं। चैप्टर 5 जिन्होंने कर लिया बेटा वो अच्छे से रिवाइज कर लें, क्योंकि मैं सबसे पहले इसके MCQs की रिवीजन कराऊंगा, फिर कराऊंगा चैप्टर 1, फिर चैप्टर 2, इस ऑर्डर में अच्छे से सारे के सारे अच्छे से रिवाइज कर लीजिए। चैप्टर 5, चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2 बहुत अच्छे से स्विमिंग कराऊंगा, बहुत दबा करके स्विमिंग कराऊंगा बेटा, समझ गए मेरी बात? बहुत रिवीजन कराऊंगा बेटा। बेटा चैप्टर 5 पहले, फिर चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2, हाँ ओनली चैप्टर 5 इसकी रिवीजन कराऊंगा, फिर चैप्टर 1 की, फिर चैप्टर 2 की बेटा, ठीक है। WLPC वाली वीडियो कब करेंगे अपलोड? बेटा जल्दी कर दूंगा, अभी आप देख रहे हो बिल्कुल टाइम नहीं मिल पा रहा, गला खराब है। नहीं अभी ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है बेटा, आप सब लोग की जगह मेरे चरणों में नहीं मेरे दिल में है बेटा, ठीक है। नहीं नहीं प्रीत, ये बैकग्राउंड है, मेरा घर नहीं है बेटा।
इट्स जस्ट ए बैकग्राउंड, इट्स नॉट माई होम। हाँ वैसे उसकी ज़रूरत नहीं थी, मैं हटा सकता हूँ इसको, बट नीचे पीछे क्रोमा शीट लगी हुई है तो ये आ गया। चलिए बेटा जल्दी से सब लोग चैप्टर 6 निकाल लीजिए बेटा। चैप्टर 6 में मार्केटिंग टर्म्स ओपन कर लीजिए। मैं एक एक मार्केटिंग टर्म आपको समझाऊंगा वन बाय वन। आपके जो मटेरियल है सॉरी, उसमें जो टर्म्स दे रखी हैं बेटा, उसमें जो टर्म्स दे रखी हैं आपको, वो दे रखी है सीक्वेंस में, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। पेज नंबर बता दो बेटा। पेज नंबर 6.11। हाँ जी, पेज नंबर 6.11 ओपन कर लीजिए बेटा। पेज नंबर 6.11 पे आपकी टर्मिनोलॉजीज हैं और हम स्टार्ट करने वाले हैं। आपको क्या करना है जरा ध्यान से देखो बेटा, आप सबको क्या करना है जरा इस बात को ध्यान से देखो बेटा। आपने क्या करना है बेटे, जूम मीटिंग की आईडी आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी बच्चों। जूम मीटिंग की आईडी बेटा आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। जिन्होंने टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है वो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, पेज नंबर 6.11 बेटा। ओहो श्रिया श्रिया बोल रही आज मैं मेजर हो गई। कॉन्ग्रेचुलेशन श्रिया, माइनर से मेजर हो गए। ओके आई गॉट इट। आप क्या कहना चाहते हो मुझे सब समझ आ रहा है। आज की आपको वीडियो पसंद आई राइट। आपको नोटबुक में लिखना नहीं है बेटा शिवांश, आपको क्या करना है, जो वर्ड यहां पर मैंने आपको दे रखे हैं हाईलाइट कर रखे हैं बेटा, सारे करने हैं। हर्षित सारी टर्म्स करवाऊंगा बेटे, इसमें जितनी भी टर्म्स है सारी की सारी टर्म्स करवाऊंगा, पहली बात। दूसरी बात, आपने क्या करना है बेटे, धीरे धीरे इन डेफिनेशंस पर जाना है। जो पॉइंट मैंने कलर कर रखे हैं उसको अंडरलाइन करना है। देखो बेटा आपकी करीब करीब इसके अंदर में मेरे हिसाब से 250 से 300 डेफिनेशंस हैं। आप सारी रट्टा नहीं मार सकते, याद नहीं कर सकते। अब एमसीक्यू आएगा तो आपको क्या करना है, उसके अंदर में आपके पास कुछ कीवर्ड्स की लाइंस होनी चाहिए जिसको आप रिवाइज कर सके और उसकी वजह से आप डेफिनेशन को फाइंड आउट कर सके। समझ गए मेरी बात। अब आपको क्या करना है मेरे साथ, चलो पहले थोड़ा चलोगे तो पता चलेगा बेटे, घर बैठे कुछ पता नहीं चलता। आप थोड़ा सा क्लास लो तो सही मेरे साथ, तब समझ में आएगा आपको कि राम सर स्मार्ट स्टडी कैसे करा रहे हैं आपको। पक्का बता रहा हूं 250 की 250 डेफिनेशन अगर यहां ना बैठ जाए आपके दिमाग में और आपके आंसर यू ना आए तो बदल देना मेरा नाम, राम आहूजा से आहूजा राम सर कर देना। ठीक है, ठीक है बेटे। जी हाँ, आज पहला चैप्टर स्टार्ट हुआ है, मतलब आज न्यू क्लास है, नया चैप्टर स्टार्ट हुआ है। जिन बच्चों ने आज पहली क्लास ले रहे हैं उन्हें बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आज इस चैप्टर की पहली क्लास है। आज इस चैप्टर की बेटा ये पहली क्लास है नैतिक। शुरू करें बेटा। जी हाँ, जब कंपनियां याद हो गई, ये कुछ भी नहीं है बेटा, ये टर्म आपकी बुक में है बेटा। पूजा एनसीईआरटी बेटा जरा सुन लो बेटा, आपने क्या करना है, अपना आईसीआई का स्टडी मटेरियल खोलो बेटा, आईसीआई का मटेरियल खोलो बेटा। जो इंस्टीट्यूट से आपको स्टडी मटेरियल मिला है उस स्टडी मटेरियल के अंदर पेज नंबर 6.11 पे जाओ, वहां पर ये डेफिनेशन है बेटा। हाँ 6.11 से स्टार्ट हो रही है मार्केटिंग टर्म्स। चलिए अब स्टार्ट करते हैं बेटा। धनवंती कुछ भी रख देना बेटे,
नाम से क्या फर्क पड़ता है बेटे, मेरे राम की जगह कुछ और नाम होता तब भी मैं यही होता। चलिए, ब्रांड इक्विटी किसको बोलते हैं बेटा? ब्रांड इक्विटी रेफर्स टू द वैल्यू ऑफ ब्रांड brand equity refers to value of brand. Brand equity is based on the extent to which the brand has brand loyalty, name awareness, perceived quality and strong product association. देखो, ब्रांड इक्विटी जो है बेटा वो दो तीन चीजों का मिक्सचर है। आपका ब्रांड कितना लॉयल है, दूसरा आपके जो ब्रांड का नेम है वो कितना अवेयर है, कितने लोग हैं उसको जानते हैं आपके नाम को, दूसरा आपके नाम की जो प्रोडक्ट की जो क्वालिटी है वो पहले से कितने लोगों को पता है, और कितने लोग आपके प्रोडक्ट से स्ट्रांगली एसोसिएटेड हैं, जुड़े हुए हैं। उन सबको मिलाकर के हम बोलते हैं ब्रांड इक्विटी। अगर मैं उन सब की वैल्यू निकाल दूं, दैट विल बी कॉल्ड माई ब्रांड इक्विटी। अब आप बोलेंगे सर ब्रांड लॉयल्टी क्या होती है? अभी समझाते हैं आपको बेटा। नहीं चिराग बेटे, जो पीछे हैं वो छुड़वाया नहीं है। अब मेरी बात दोबारा से सुन लो मेरे बेटा, सब लोग सुन लो, सुनोगे तो समझ आएगा मेरे बेटा। जितनी भी टर्म्स हैं, मार्केटिंग टर्म्स हैं, फाइनेंसिंग टर्म्स हैं, बैंकिंग टर्म्स हैं, हम सारी करेंगे। सबसे पहले हम मार्केटिंग टर्म्स कर रहे हैं बेटा, ठीक है? सबसे पहले मार्केटिंग कर रहे हैं, फिर फाइनेंस करेंगे, फिर उसके बाद बैंकिंग टर्म्स करेंगे, फिर अदर टर्म्स करेंगे। एक भी टर्म मैं छुड़वाऊंगा नहीं, सारी समझाऊंगा। और क्या चाहिए बताओ? दूसरी बात ये यशस्वी, आपको इन लाइंस को अंडरलाइन करना है और समझना है, बस इतना सा काम करना है मेरे साथ, बस। इट इंक्लूड्स अदर इंटेंजिबल एसेट्स लाइक पेटेंट, यानी आपका पेटेंट कितना स्ट्रांग है, आपके ट्रेडमार्क्स हैं कि नहीं है, आपके चैनल रिलेशनशिप कितने स्ट्रांग है, ये सारे के सारे ब्रांड इक्विटी में आते हैं। यानी ब्रांड इक्विटी में मैं वैल्यू निकाल रहा हूं आपके ब्रांड की, उसमें मैं ब्रांड लॉयल्टी को जोड़ रहा हूं, लोगों की अवेयरनेस को जोड़ रहा हूं। चलो इसका एक बहुत बढ़िया एग्जांपल बताता हूं मैं आपको, बहुत बढ़िया एग्जांपल। जोमेटो का नाम सुना है आपने? जोमेटो का नाम सुना है आपने? पक्का सुना होगा। जोमेटो लॉस में चल रहा है, लेकिन उसकी ब्रांड इक्विटी इतनी जबरदस्त है कि आईपीओ आया और वो इतना जबरदस्त लोगों ने रिस्पॉन्ड किया, पूछो मत, जबकि एक्चुअल में लॉसेस में है। कारण क्या है? कारण क्या? ब्रांड की लॉयल्टी बहुत अच्छी है। कुछ भी सामान मंगाना है जोमेटो से मंगाना है, जोमेटो का नाम हर बंदे की जुबान पर है, खासकर खाने वालों की जुबान पर है। जी हाँ, आईपीओ की बात कर रहा हूं मैं। उसकी क्वालिटी बड़ी अच्छी है, सर्विस अच्छी है, भले ही लॉस में, लेकिन आईपीओ जबरदस्त गया उसका बेटे। समझ गए मेरी बात? तो ब्रांड इक्विटी उसकी कितनी जबरदस्त हुई, अब समझ आ गया बेटा? लॉयल्टी मीन्स आप कितने लॉयल हो बेटा अभिषेक, आप कितने कुत्ता कस्टमर बोलते हैं उसको। जैसे मैं बड़ा कुत्ता कस्टमर हूं, मतलब मैं जिस प्रोडक्ट का सामान खरीदता हूं उसी का खरीदूंगा। आईपीओ का मतलब होता है इनिशियल पब्लिक ऑफर बेटा, हाँ वफादार। आईपीओ का मतलब होता है इनिशियल पब्लिक ऑफर, इनिशियल पब्लिक ऑफर। जब नए नए शेयर्स इशू किए जाते फॉर द फर्स्ट टाइम, उसको आईपीओ बोलते हैं। ठीक है बच्चों, बस इतना सा करना है यार, छोटी सी बात दिमाग में बिठाओ और चलते जाओ। आप समझो ब्रांड लॉयल्टी क्या होती है। आप लोग कह रहे थे सर ब्रांड लॉयल्टी बता दो, तो ब्रांड लॉयल्टी समझ लो बेटा क्या होती है। हाँ जी, ब्रांड लॉयल्टी का मतलब होता है, चैनल रिलेशनशिप का मतलब होता है निष्ठा बेटे, कि आपका सामान लोगों तक कैसे पहुंचता है। होलसेलर के थ्रू पहुंचता है, डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू पहुंचता है, ट्रेडर के थ्रू पहुंचता है, या आपके खुद की फ्रेंचाइजी है, खुद के शोरूम है, बाटा की तरह खुद के शोरूम है, मैकडोनल्ड की तरह फ्रेंचाइजियां हैं, या हल्दीराम की तरह आपका बहुत बड़ा नेटवर्क है जिसके थ्रू सामान कस्टमर तक पहुंचता है, उसको बोलते हैं चैनल रिलेशनशिप। ठीक है निष्ठा? ब्रांड लॉयल्टी पर आते हैं बेटा। ब्रांड लॉयल्टी का मतलब क्या होता है बेटा? इट इज ए स्ट्रॉन्ग, मोटिवेटेड एंड लॉन्ग स्टैंडिंग डिसीजन ऑफ द कस्टमर
यानी कि कस्टमर कब तक आपके लिए खड़ा रह सकता है उसको ब्रांड लॉयल्टी कहते हैं बेटा। कस्टमर कब तक आपके लिए खड़ा रह सकता है उसको ब्रांड लॉयल्टी कहते हैं। कहते हैं एप्पल का जब आईफोन 6 लॉन्च होना था तो एक कस्टमर 6 महीने पहले दुकान के बाहर जाके बैठ गया कि सबसे पहले मुझे चाहिए प्रोडक्ट। अब आप सोचो कितनी बड़ी बात है, कोई प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च ना उसके लिए पहले ही प्री बुकिंग हो जाए, उसको बोलते ब्रांड लॉयल्टी। मान लो आप एक नया प्रोडक्ट चाहते हो और वो मार्केट में अवेलेबल नहीं है, आप बोलते हो नहीं 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 मैं तो वही लूंगा चाहे मुझे 15 दिन वेट करना पड़े। दैट इज कॉल्ड ब्रांड लॉयल्टी। मेरी बात समझ आ गई बेटा? दैट इज कॉल्ड ब्रांड लॉयल्टी। फ्रेंचाइजी क्या होती है? अरे बाप रे बाप मेरे बच्चों, 11th क्लास के क्वेश्चन यहां पूछोगे तो मुश्किल हो जाएगी यार। फ्रेंचाइजी एक एग्रीमेंट होता है बेटे, जैसे मैकडोनल्ड की कंपनी बहुत सारी कंपनियों को फ्रेंचाइजी देती है। नहीं विश्वास होता तो बड़ा आसान तरीका बताता हूं, कशिश सुन लो, कशिश मेरे बेटा सुन लो, आप आज मैकडोनल्ड का बर्गर खाने जरूर जाना। हाँ हाँ 40-45 रुपए खर्च करना और जो बिल देंगे ना उसके पीछे देखना किस कंपनी का नाम लिखा हुआ है, तब आपको समझ में आएगा अरे ये मैकडोनल्ड नहीं है, कोई और कंपनी है जो आपको बर्गर दे रही है। सबको बता रहा हूं मैं, जाना मैकडोनल्ड का बर्गर खाना, बर्गर के पीछे देखना और उसके ऊपर मैं इस पर भी एक वीडियो बनाऊंगा पक्का, एक शॉर्ट बनाऊंगा पक्का, उसके पीछे देखना कंपनी का नाम क्या है बेटा, उसको फ्रेंचाइजी दी गई है तभी तो वो बेच रही है बेटा। ठीक है, बिल्कुल सही कहा धर्मंती, जैसे कुछ लोग नूडल्स खाएंगे तो सिर्फ मैगी और कुछ नहीं खाएंगे बेटा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट डेफिनेशन आती है कैश डिस्काउंट। ये आप सबको मालूम है, आप सबको मालूम है बेटा। कैश डिस्काउंट अ रिडक्शन इन द प्राइस ऑफ गुड्स गिवन टू एनकरेज सेल कैश बेसिस, यानी कि जब आप कैश में पे करते हो कोई भी सामान लेते हो तो आपको कितना डिस्काउंट मिल जाता है बेटा। जी हाँ गौरी का पक्का यही करूंगा, बर्गर खाऊंगा और साथ में शॉर्ट बनाऊंगा आप लोगों के लिए और बताऊंगा देखो ये रही इसकी नॉलेज। करेक्ट, हाँ जी, कैश डिस्काउंट तो बिल्कुल क्लियर है आप लोगों को, बहुत सिंपल है बेटा। रिडक्शन इन द प्राइस ऑफ गुड्स टू एनकरेज सेल ऑन कैश बेसिस, लोग उधार ना ले कैश लें, तो जो आप रिडक्शन इन प्राइस करते हैं उसको बोलते हैं कैश डिस्काउंट। श्रेया स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट एसोसिएशन का मतलब होता है आप प्रोडक्ट से कितने ज्यादा जुड़े हो, आप केवल उसी प्रोडक्ट को खरीदोगे, किसी और को नहीं खरीदोगे। समझ गए मेरी बात बेटा? हाँ जी। कंसोर्टियम क्या होता है बेटा? कंसोर्टियम का मतलब होता है ग्रुप, जैसे कुछ कंपनियां मिलकर के ग्रुप बनाती हैं। कंसोर्टियम इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ सेवरल कंपनीज वर्किंग टुगेदर फॉर ए पर्टिकुलर पर्पस। जैसे मान लो एक बहुत बड़ा गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट निकल रहा है, अब एक कंपनी को लगता है कि मैं तो नहीं खरीद सकती। जी हाँ नितिन, बुक में से ही करना है मेरे बेटा, बुक में डेफिनेशन दे रखी है, वह मार्क करना है बेटा। जी हाँ, जैसे चाय पीने वाले सिर्फ चाय पियेंगे और कुछ नहीं। ठीक है, कंसोर्टियम का मतलब होता है बेटा, लेट क्यों आए प्रिया? प्रिया जल्दी से चैप्टर 6 खोल लो बेटा, जल्दी से चैप्टर 6 पेज नंबर 6.11, वहां पर डेफिनेशन कर रहे हैं और जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। हाँ फिर वीडियो को देख लेना बाद में, करो करो जल्दी कर लो फटाफट। कंसोर्टियम इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ सेवरल कंपनीज। जैसे आप, महिमा कह रही है मैं मेडिमिक्स सॉप ही यूज करती हूं और कोई नहीं करती। वेरी गुड महिमा, दिस इज गुड एग्जाम्पल ऑफ ब्रांड लॉयल्टी। हाँ जी 6.11, 6.12, 6.13, यार आप सब बड़े हो गए हो यार, शादी के लायक हो गए हो, थोड़ी बातें तो खुद समझ लिया करो यार। 6.11 से स्टार्ट हो रहा है तो आगे पेज भी तो जाओगे। नहीं मेहुल, मैं सिलेक्टेड नहीं करवा रहा मेरे बेटा, मैं एक एक डेफिनेशन करा रहा हूं, लेकिन मैंने जानबूझ के ऑर्डर चेंज किया है ताकि आपको समझ में जल्दी आ सके और आपका इंटरेस्ट अटेंशन वही रहे। सीक्वेंस में कराऊंगा तो आप आराम से बैठ जाएंगे।
हाय हाय, तो अंकित को चिंता होगी सर 18 में किसकी शादी होती है, मुझे बता दो, मैं भी पेरेंट्स को राजी कर लूं फटाफट। है नालायक, पढ़ ले पहले। चलिए, कंसोर्टियम का मतलब समझ आ गया, जब बहुत सारी कंपनियां बेटे मिलके एक कॉम्बिनेशन बनाती हैं ताकि वो किसी पर्पस को सॉल्व कर सके। मान लो कोई गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट है बहुत बड़ा, अब वो अकेले कंपनी नहीं ले सकती है तो 3 कंपनियां मिलके ले लेती हैं, है ना। गवर्नमेंट कई बार लाइसेंस देती है, बहुत महंगा होता है लाइसेंस, अब एक कंपनी नहीं ले सकती तो 3-4 कंपनियों ने मिलके ले लिया कि चल आपस में हम डिवाइड कर लेंगे, उसको बोलते हैं कंसोर्टियम। ठीक है बेटा, हाँ जी, जल्दी से अंडरलाइन करो फटाफट फटाफट, जल्दी से। हाँ, ज़्यादा नहीं, जल्दी जल्दी जल्दी, फास्ट फास्ट फास्ट, हरी अप गाइस, हरी अप। कर लिया बेटे, चले आगे, चले आगे बेटा। चलिए, हो गया, चलिए आगे चलते हैं। जी हाँ, जो मार्क कर रखा है बस वही, जो हाईलाइट कर रखा है वही मार्क करना है बेटा, जो मार्क कर रखा है बेटा वही हाईलाइट करना है। नेक्स्ट पर आ जाओ बेटा। डाइवर्सिफाई क्या होता है बेटा? डाइवर्सिफाई का मतलब होता है बेटा, डाइवर्सिफाई के बाद होता है बेटा कि एक प्रोडक्ट लाइन से दूसरी प्रोडक्ट लाइन में शिफ्ट करना, एक प्रोडक्ट लाइन से दूसरी प्रोडक्ट लाइन में शिफ्ट करना बेटा। ठीक है, जैसे आईटीसी कंपनी जो है वो पहले बीड़ी सिगरेट बेचती थी, इंडियन टोबैको कंपनी, बाद में उसने स्टेशनरी में अपनी प्रोडक्ट लाइन चेंज कर दी, फिर उसके बाद वो होटल्स में आ गई, उसके बाद फास्ट मूविंग कंज्यूमेबल गुड्स में आ गई। इसको बोलते हैं डाइवर्सिफाई, यानी अपनी लाइन से हट करके दूसरी लाइन में शिफ्ट करना बेटा। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा बेटा। लव कहते हैं सर, जो 8 लेन रोड होती है या जो ब्रिजेस होते हैं उसके कॉन्ट्रैक्ट 2-3 कंपनियां मिलकर के करती हैं, क्या वो कंसोर्टियम है? बिल्कुल कंसोर्टियम है बेटा। ठीक है, राजवीर सिंह बेटा, ये सारे क्वेश्चन जो है ना आलतू फालतू के क्वेश्चन, सर चैप्टर कब खत्म होगा, कोर्स कब खत्म होगा, प्लीज कल पूछ लेना बेटा। कल सुबह जूम मीटिंग है आपके सिर्फ डाउट के लिए बेटा, वहां कोई पढ़ाई नहीं होगी, आपके सिर्फ डाउट लिए जाएंगे। समझ गए मेरी बात बेटा? प्लीज कल सुबह 9 बजे ऐसे फालतू क्वेश्चन पूछ लेना। अभी टॉपिक से रिलेटेड पूछो, जब मैं समझा रहा होता हूं आपका ध्यान कहीं और होता है, फिर पूछते सर समझ नहीं आया सर। नहीं बेटा, केस स्टडी नहीं आते नितिन, आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आते हैं बेटा। जो आपका ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर है उसमें सिर्फ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आने हैं बेटा। ठीक है, चलिए। सो डाइवर्सिफाई का मतलब होता है एक प्रोडक्ट लाइन से दूसरी प्रोडक्ट लाइन के अंदर शिफ्ट होना। ठीक है, उसको हम बोलते हैं डाइवर्सिफिकेशन, यानी प्रोडक्ट लाइन का चेंज करना। बीड़ी सिगरेट से स्टेशनरी में जाना, स्टेशनरी से होटल्स में जाना, होटल से फास्ट मूविंग कंज्यूमेबल गुड्स में जाना, इसको बोलते हैं डाइवर्सिफाई। जी हाँ, जैसे टाटा नमक भी बनाता है और व्हीकल भी बनाता है, गुड एग्जाम्पल बेटा। अब आता है ई कॉमर्स क्या होता है, ये आप सब लोग जानते हो बेटा। यूज ऑफ टेक्नोलॉजी सच एज इंटरनेट, इलेक्ट्रॉनिक डेटा एक्सचेंज और इंडस्ट्री एक्स्ट्रानेट्स टू स्ट्रीमलाइन बिजनेस ट्रांजैक्शन, यानी कि हम टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं बेटा, उसको बोलते हैं ई कॉमर्स। क्या बोलते हैं बेटा? ई कॉमर्स आप यूज करते हो, और सबसे ज्यादा ई कॉमर्स आप लोग ही यूज करते हो मुझे लगता है। सबसे ज्यादा ई कॉमर्स बेटा आप लोग ही यूज करते हो। यूज ऑफ टेक्नोलॉजी सच एज इंटरनेट, इलेक्ट्रॉनिक डेटा एक्सचेंज, इंडस्ट्री एक्स्ट्रानेट का मतलब होता है इंडस्ट्री से बाहर के लोगों से मिलना। ठीक है, उसको स्ट्रीमलाइन बिजनेस ट्रांजैक्शन करना, उसको बोलते हैं ई कॉमर्स। उसको क्या बोलते हैं हम? ई कॉमर्स बोलते हैं बेटा।
क्या बोलते हैं, ई कॉमर्स। हिमांशु बेटा आपने समझा नहीं, मैंने कहा था कंसोर्टियम जब 2-3 कंपनियां मिलकर के कोई कॉन्ट्रैक्ट लेती हैं, और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के अंदर में आप गवर्नमेंट के साथ पार्टनरशिप कर रहे हो यार, सीधा सा फर्क है बेटे। पार्टनरशिप में काम करना क्या कंसोर्टियम है? नहीं बेटा, मैंने अभी आपको समझाया, जब 2-3 कंपनियां मिलकर के किसी कॉन्ट्रैक्ट को हासिल करती हैं तो उसको हम कंसोर्टियम बोलते हैं बेटा। आईटीसी की फुल फॉर्म क्या है? इंपीरियल टोबैको कंपनी, इंडियन टोबैको कंपनी, और आज इसकी फुल फॉर्म सिर्फ आईटीसी ही है। इंडस्ट्री एक्सटर्नेट का मतलब है इंडस्ट्री से बाहर के लोगों से कॉन्ट्रैक्ट करना बेटा, थ्रू टेक्नोलॉजी। ठीक है गंगा सिंह, धनवंती। नेक्स्ट आते हैं, फोरकास्टिंग क्या होती है बेटा? द प्रोसेस ऑफ एस्टिमेटिंग फ्यूचर डिमांड्स अंडर ए गिवन सेट ऑफ मार्केटिंग कंडीशन इज कॉल्ड फोरकास्टिंग। एस्टिमेटिंग फ्यूचर डिमांड्स, कि फ्यूचर में आपकी डिमांड कितनी होगी बेटा, ठीक है, और अंडर ए गिवन सेट ऑफ मार्केटिंग कंडीशंस। यानी कि जैसे मैं आपसे पूछ रहा हूं कि मान लो अगर अगले महीने फिर से थर्ड वेव आ गई, या अगले महीने फिर से लॉकडाउन लग गया, तो आपकी डिमांड कितनी होगी, आपके प्रोडक्ट की डिमांड कितनी होगी, बढ़ेगी या घटेगी। कुछ ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जिसकी डिमांड बढ़ जाती है, और कुछ ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जिसकी डिमांड कम हो जाती है। तो वो एस्टिमेट करना, लेकिन अंडर अ गिवन सेट ऑफ मार्केटिंग कंडीशंस। आपको मार्केटिंग कंडीशन पहले सेट करनी होंगी फोरकास्ट में, कि क्या होंगी। अगर लॉकडाउन लगा तो डिमांड इतनी होगी, लॉकडाउन नहीं लगा तो डिमांड इतनी होगी। समझ गए मेरी बात? दैट इज कॉल्ड फोरकास्टिंग। नॉर्मली लोग सोचते हैं फोरकास्टिंग का मतलब है फ्यूचर डिमांड। बेटे फ्यूचर डिमांड आपको मार्केटिंग कंडीशंस के हिसाब से लगानी है, सिर्फ सोचना नहीं, सपना नहीं लेना, अरे वाह फ्यूचर में मैं आज इतना काम करूंगा, कल और बढ़ जाएगा, परसों और बढ़ जाएगा, तरसों और बढ़ जाएगा, ऐसा नहीं है। समझ गए मेरी बात? फोरकास्टिंग का मतलब होता है कि अगर फ्यूचर कंडीशन में कोई चेंज नहीं आया, या फ्यूचर कंडीशन वैसी रही जैसा आप चाहते हो, तो उस समय आपकी डिमांड आपके प्रोडक्ट की क्या होगी, उसको बोलते हैं फोरकास्टिंग का, फ्यूचर प्रेडिक्शन। ठीक है, नेक्स्ट आता है इनोवेटर्स किसको बोलते हैं बेटा? इनोवेटर्स किसको बोलते हैं? अब संजना ने देखो दिमाग नहीं लगाया, क्वेश्चन पूछते हैं सर कंसोर्टियम टेम्पररी होता है। बेटा टाइम के हिसाब से होगा, टेम्पररी क्या होता है, परमानेंट क्या होता है, मुझे ये बताओ संजना। आपने जितने टाइम के लिए लाइसेंस लिया है वो 2 महीने या 2 साल है या 20 साल है, तब तक चलेगा बेटा वो। ठीक है संजना। इनोवेटर्स किसको बोलते हैं बेटा? इनोवेटर्स आर दोज हु एडॉप्ट न्यू प्रोडक्ट फर्स्ट। इनोवेटर किसको बोलते हैं बेटा? जो न्यू प्रोडक्ट्स को सबसे पहले एडॉप्ट करते हैं, और नॉर्मली दे ऑफन ऑफ ए हाई सोशियो इकोनॉमिक ग्रुप, यानी पर्सन्स पोजीशन इन द सोसाइटी। उनका सोसाइटी में बड़ा हाई ग्रुप होता है। आप कह सकते हो कि देखिए इनोवेशन कौन करता है, नॉर्मल सी बात है, जिसका पैसा होगा वही ट्राई करेगा, वही रिस्क लेगा। जब भी मार्केट में कोई प्रोडक्ट आता है नया, तो ऑब्वियस सी बात है इसमें रिसर्च होती है, तो रिसर्च करने के लिए पैसा चाहिए, फिर उस प्रोडक्ट को लॉन्च करने के लिए पैसा चाहिए, फिर उसके बाद उसका रिस्क भी लेना पड़ता है, क्योंकि नया प्रोडक्ट चलेगा कि नहीं चलेगा ये भी डिपेंड करता है। तो नॉर्मली ऐसे लोग सोशियो इकोनॉमिक ग्रुप के हाई लोग होते हैं, और ये किसी भी प्रोडक्ट को सबसे पहले लॉन्च करते हैं। दे आर रिलेटिवली यंग। ओए होए आपकी तरह होते हैं, क्या बात है, आपकी तरह होते हैं बेटा। दे आर यूजली यंग, लाइव, इंटेलिजेंट, सोशली एंड जियोग्राफिकली मोबाइल। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है बेटा। देखो नई इन्वेंशन कब होती है? जब आप नए नए लोगों से मिलते हो, नई नई जगह पर जाते हो, आपका दिमाग तभी नया नया खुलता है। ये बात फैक्ट है। आप जब नए नए लोगों से मिलोगे, नए नए कल्चर को देखोगे, नई नई चीज़ों को देखोगे, जियोग्राफिकली आप जगह जगह घूमोगे, तब उन सारे कॉम्बिनेशन को बनाओगे, तब जाकर नई इन्वेंशन होती है। ये बात पक्की है। समझ गए मेरी बात? इनोवेटर्स आर दोज हु अडॉप्ट न्यू प्रोडक्ट्स फर्स्ट। दे आर यूजली रिलेवेंट, relatively young, lively, intelligent, socially and geographically mobile. They are often of a high socio-economic group, person's position in society.
क्लियर? जी हाँ, एंटरप्रेन्योर्स भी इनोवेटर्स होते हैं, बिल्कुल ठीक काम उदित आपने, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं बेटा, नेक्स्ट डेफिनेशन पर आते हैं। कंज्यूमर मार्केट क्या होती है? कंज्यूमर मार्केट्स आर द मार्केट्स फॉर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज बॉट बाय इंडिविजुअल्स फॉर देयर ओन और फैमिली यूज। यानी कि कंज्यूमर मार्केट वो इंडिविजुअल्स जो सामान खरीदते हैं अपने लिए या अपनी फैमिली के यूज के लिए, उसको बोलते हैं कंज्यूमर मार्केट। क्लियर बेटा? जो लोग अपने कंजम्पशन के लिए या अपनी फैमिली के कंजम्पशन के लिए सामान खरीदते हैं उसको हम बोलते हैं कंज्यूमर मार्केट। इज दैट क्लियर बेटा? अंडरलाइन करते जाइएगा बेटा, छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, क्योंकि जब आप ये 200-250 डेफिनेशन रिवाइज करोगे आपके पास इतना टाइम नहीं होगा कि आप सारे के सारे पॉइंट्स को याद कर सको। पूरी डेफिनेशन याद करना पॉसिबल नहीं है, लेकिन अगर आपने इन छोटे छोटे कीवर्ड्स को याद कर लिया, गो थ्रू कर लिया, तो आप 200-250 छोड़ो, आप 400 डेफिनेशन याद कर लोगे। और एक और अच्छी बात बताऊं बेटा आप लोगों को, बढ़िया बात, मैं मार्केटिंग की डेफिनेशन खत्म होने के बाद इसके एमसीक्यूज करवाऊंगा, फिर बैंकिंग डेफिनेशन खत्म होने के बाद उसके एमसीक्यूज कराऊंगा। अभी तक हम कैसे करते थे? चैप्टर खत्म होने के बाद, लेकिन इसमें क्योंकि चैप्टर बहुत बड़ा है, हम टॉपिक के बाद आपके साथ एमसीक्यूज करेंगे, स्विमिंग करेंगे। मजा आ गया ना? आसानी हो जाएगी ना? ठीक है, ठीक है, क्या बात है संजना। संजना एक बात बताओ, आप एक मशीन लेकर आए हो, मशीन लेकर आए बिस्कुट बनाने वाली, आप उसे खुद कंज्यूम करोगे या घर वालों को खिलाओगे मशीन को? संजना पूछ रही है सर नॉन कंज्यूमर मार्केट का एग्जांपल दे दो उल्टा। कोई बात नहीं बेटा, सुन लो जरा मेरे बच्चे, आप कोई मशीन खरीद कर लाए, वो आप खुद तो यूज करोगे नहीं ना, अपनी फैमिली को कहोगे जी बिस्कुट बनाओ और खाओ, बिस्कुट तो बाजार से लाओगे, वो नॉन कंज्यूमर है बेटा, जो आप डायरेक्टली कंजम्पशन के लिए यूज नहीं करते। ठीक है जी। नेक्स्ट डेफिनेशन आती है जॉइंट वेंचर। क्या होता है बेटा? जॉइंट वेंचर बेसिकली पार्टनरशिप का ही एक रूप है। जॉइंट वेंचर बेसिकली पार्टनरशिप का ही एक रूप है बेटा, लेकिन इसमें फर्क क्या होता है? अरे ये क्या हो गया? ओह, हाँ जी, अब इसमें फर्क क्या होता है बेटा? इसमें आप एक वेंचर के लिए मिलते हो और उस वेंचर के खत्म होने के बाद आप अपने अपने रास्ते अलग हो जाते हो। मेरी बात समझ रहे हो? आप क्या करते हो बेटा? आप एक वेंचर के लिए मिले और उस वेंचर को खत्म होने के बाद अपने अपने रास्ते चले गए, उसको बोलते हैं हम जॉइंट वेंचर। अ थर्ड पार्टी कमर्शियल ऑपरेशन एस्टेब्लिश्ड बाय, थर्ड पार्टी कमर्शियल ऑपरेशन मतलब किसी थर्ड पार्टी का आपने कोई काम करना है और दो या दो से ज़्यादा फर्म्स उसमें मिल जाती हैं। ठीक है, हो सकता है एक जन अपने रिसोर्सेज दे, सप्लाई दे, एक के पास अपॉर्चुनिटी हो, और इससे दोनों का बेनिफिट होता है बेटा, इससे दोनों का बेनिफिट होता है, उसको हम लोग बोलते हैं जॉइंट वेंचर। उसको क्या बोलते हैं हम? जॉइंट वेंचर। धनवंती बहुत कम डिफरेंस है कंसोर्टियम में और जॉइंट वेंचर में, फर्क समझ लो बेटा। कंसोर्टियम का मतलब यह है कि गवर्नमेंट एक कॉन्ट्रैक्ट दे रही है, अब धनवंती को लगता है उसकी बस की बात नहीं है वो खरीद सके, अब धनवंती चाहती है कि नहीं मैं तो कम से कम इस कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा बन जाऊं, तो उसने संजना को बोला संजना तू भी मेरे साथ आ जाना, आ जा, थोड़े पैसे तू भी लगा ले, दीक्षा बहन तू भी आ जा, मिलकर के खरीद लेते हैं। ठीक है, अच्छा रहेगा ना, लाइसेंस है, ठीक है, पूरी इंडिया का मिल रहा है, एक हिस्से में तुम यूज कर लेना, एक में मैं कर लूंगी, एक में तुम कर लेना, चलो तीनों ले लेते हैं। वो कंसोर्टियम है बेटा, ठीक है, वो जॉइंट वेंचर नहीं है, वो कंसोर्टियम है। जॉइंट वेंचर में एग्जांपल देता हूं बेटे, आपने क्या किया, एक बिल्डिंग थी बेटा, एक बिल्डिंग थी मेरे बेटा, अब बिल्डिंग को बनाने के लिए पैसे नहीं है, आपके पास में लैंड है बेटा, जगह पड़ी है लेकिन पैसे नहीं है बनाने के लिए। ठीक है, धनवंती ने कहा राम सर आ जाओ, कुछ पैसे लगा दो सर, इस प्रॉपर्टी को बना लेते, बड़ी प्राइम प्रॉपर्टी है, हम इसको बेचेंगे, जो फायदा होगा आधा आधा बांट लेंगे, बनाने का पैसा आप लगा दो, जमीन का पैसे मैं दे रही हूं। मैंने कहा ठीक है धनवंती, हमने प्रॉपर्टी बनाई, बिल्डिंग बनाई,
उसको बनाने के बाद में उसको बेच दिया और बेचने के बाद पैसे क्या प्रॉफिट डिवाइड कर लिया। अब आप अपने रास्ते और मैं अपने रास्ते, बाय बाय। दैट इज कॉल्ड जॉइंट वेंचर। जी हाँ, काइंड ऑफ टेम्पररी पार्टनरशिप। समझ गए मेरी बात? समझ गए मेरी बात? अब देखो, उत्कर्ष मुझसे क्वेश्चन पूछ रहा है, सर एक हस्बैंड वाइफ है, आप बताओ उनकी मैरिज लव मैरिज थी कि अरेंज मैरिज थी, या उन्होंने भाग के शादी की या घर वालों ने जबरदस्ती शादी कराई? अरे मुझे कैसे पता भाई? उत्कर्ष मुझसे पूछ रहा है, एक हस्बैंड वाइफ है, सर आप बताओ, आप तो बड़े ज्ञानी हो, महाज्ञानी हो, सर ये बताओ कि उनकी शादी कैसे हुई। अरे भाई मैं ज्योतिष थोड़ी हूं। पूछ रहे सर, पूछ रहा है कावासाकी बजाज की पार्टनरशिप थी या जॉइंट वेंचर था। अरे बेटा वो तो हिस्ट्री में जाकर देखना पड़ेगा, उनका रिलेशनशिप कैसा था, किस वजह से वो साथ में मिले, तब जाके पता चलेगा वो जॉइंट वेंचर था कि कंसोर्टियम था। अरे भाई कैसे बता दूं मैं यहां तुम्हें, बताओ तो सही मेरे बेटा। हर चीज का पहलू देखना पड़ेगा बेटे, हर कंपनी का पहलू देखना पड़ेगा, तब जाके पता चलेगा वो है क्या। खाली मेरे कहने से वो कंसोर्टियम में जॉइंट वेंचर नहीं हो जाएगा। समझ गए मेरी बात बच्चे? मेरी बात समझ आई मेरे बेटा? शगुन इनविजिबल हो बेटा आज। समझ गए मेरी बात बेटे? एक्चुअली हर केस के अंदर हमें देखना पड़ेगा बैकग्राउंड में जाकर के अपेरेंटली कि कौन सी कंपनी ने जॉइंट वेंचर किया, कौन सी ने कंसोर्टियम किया बेटा। अब बहुत बार क्या होता है, ये बातें सीक्रेट ही होती हैं, बहुत इजीली नहीं मिलती बेटा। समझ गए मेरी बात बेटा? चलिए, जैसे देखो गूगल ने नासा के साथ जॉइंट वेंचर किया। अब इसका मतलब ये थोड़ी गूगल और नासा एक हो गए। गूगल ने नासा के साथ जॉइंट वेंचर किया और गूगल अर्थ डेवलप किया, क्योंकि गूगल नासा की जो सैटेलाइट है उसको यूज करता है गूगल अर्थ के लिए, तो जॉइंट वेंचर है बेटा। समझ गए मेरी बात? BMW ने टोयोटा के साथ कहा एक काम करते हम रिसर्च करते हैं, दोनों मिलकर रिसर्च करते हैं, हाइड्रोजन फ्यूल सेल्स बनाते हैं, व्हीकल का इलेक्ट्रिफिकेशन करते हैं और लाइट वेट मटेरियल बनाते हैं, और जब सक्सेसफुल हो जाएंगे तो दोनों यूज कर लेंगे, क्योंकि इस रिसर्च में लाखों ने करोड़ों ने अरबों रुपया लग जाता है और कई बार उसके बाद भी फायदा नहीं होता। तो BMW टोयोटा ने कहा एक काम करते दोनों मिलकर के यूज कर लेते हैं, आधा आधा पैसा लगाएंगे, जीत गए तो बढ़िया हो गया, नहीं जीतेंगे तो कोई बात नहीं, आधा आधा पैसे तो खराब होगा। समझ गए मेरी बात? समझ गए मेरी बात? इसको बोलते हैं जॉइंट वेंचर। दोनों की एंटिटी अलग अलग है बेटा, दोनों का स्टेटस अलग अलग है बेटा, ठीक है। नेक्स्ट पर आते हैं लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव। लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव, a firm's intended performance over a multi-year period of time, underline the word performance over a multi-year period of time, उसको हम लोग बोलते हैं लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव। क्या बोलते हैं? लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव। a firm's intended performance over a multi-year period of time। गरिमा पूछते सर वोडा आइडिया क्या कंसोर्टियम है? बेटा गरिमा फिर से चेक करना पड़ेगा, क्या वोडा और आइडिया दोनों कंपनी एक हो गई हैं तो वो कंसोर्टियम नहीं कहलाएगा गरिमा। और आपने देखा होगा उन्होंने अपना नाम भी बदल लिया है, VI। वोडा खत्म हो चुकी है, आइडिया खत्म हो चुकी है, अब वो VI हो गया है, दोनों का नया जन्म हो चुका है बेटा, दोनों आत्माएं अब एक आत्मा हो गई है बेटा गरिमा, ठीक है। अंडरलाइन कर लिया बेटा, अंडरलाइन कर लिया लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव। अ फर्म्स इंटेंडेड, हाँ जी दो जिसमें एक जान हो गई है वो करेक्ट। अ फर्म्स इंटेंडेड परफॉर्मेंस ओवर अ मल्टी ईयर पीरियड ऑफ टाइम इज कॉल्ड लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव। नहीं, ऐसा नहीं है कि कंसोर्टियम गवर्नमेंट की खरीदते हैं,
या जॉइंट वेंचर के। ऐसा भी हो सकता है बेटा गौरिका, मान लो एक कंपनी की नीलामी हो रही है, अब उस कंपनी को मैं अकेले नहीं खरीद सकता। मैंने कहा गौरिका आप भी पैसा लगाओ, प्रियांशु आप भी पैसा लगाओ, हम तीनों मिलकर के कंपनी खरीद लेते हैं, ठीक है, और बाद में हम डिवाइड कर लेंगे। मान लो उसकी बिल्डिंग मैं ले लूँगा, उसका सामान आप ले लोगे, उसका ब्रांड नेम कोई और ले लेगा। ऐसा भी हो सकता है बेटा। मैंने कब कहा कि कंसोर्टियम सिर्फ गवर्नमेंट के लिए होता है बेटा? और एक बात और बताऊं मेरे बच्चों, मेरे को एक बात और बताऊं बेटा आपको, आप लोग आगे बढ़ना चाहते हो लेकिन उसके लिए मेहनत नहीं करना चाहते। आज जाओ रिसर्च करो, गूगल पे कंसोर्टियम के एग्जांपल्स ढूंढो, तब आपको ज़्यादा क्लैरिटी आएगी बेटा। मेरा मेन मकसद ये भी है कि मैं आपकी नॉलेज इंप्रूव करूं, साथ साथ आपको सी फाउंडेशन क्वालिफाई कराऊं बेटा। अगर फाउंडेशन क्वालिफाई नहीं होगा तो आप आगे नॉलेज गेन नहीं कर पाओगे, आप ना तो इंटर में आ पाओगे ना फाइनल में आ पाओगे, ठीक है। इसलिए ये जो कीवर्ड्स करा रहा हूं बेटा, इस पर फोकस करो, क्योंकि अभी एग्जाम क्वालिफाई करना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। आपके क्वेश्चंस की कमी नहीं है और मेरे पास आंसर्स की भी कोई कमी नहीं है, लेकिन पहला मेरा मोटो क्या है, आप लोग बेटा सी फाउंडेशन क्वालिफाई कर जाओ। 250 डेफिनेशन है बेटा, अगर मैं 10 डेफिनेशन आए घंटे में कराऊंगा तो आपका ना तो कोर्स खत्म होगा ना आपके कॉन्सेप्ट्स, ठीक है। अगर इन लाइंस में कहीं दिक्कत आ रही है आप जरूर पूछिए बेटा, मैं हमेशा आपके साथ हूं। फिर भी आपको डाउट आते हैं, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो, इस नंबर को नोट कर लो बेटा। अगर फिर भी आपको डाउट्स आते हैं बेटा, इसको व्हाट्सएप कर दो बेटा। नहीं बेटा ऋषिका, बिल्कुल मैं एलएमएस पे नहीं डालूंगा, मैं ये कीवर्ड्स एलएमएस पे नहीं डालूंगा, साफ शब्दों में बोल रहा हूं। क्लास का क्या फायदा हो मुझे ये बताओ आपका? जो करना है क्लास में करो, वहां शॉर्टकट मारोगे आप। सॉरी, 9999005981 व्हाट्सएप नंबर है। फिर भी आपके कुछ पर्टिकुलर क्वेश्चन है, धनवंती आपको भी बोल रहा हूं बेटे, हाँ जी, आपके क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं लेकिन सारे आउट ऑफ बॉक्स है बेटा, ठीक है। व्हाट्सएप कर देना मुझे बेटा। मार्केट डेवलपमेंट क्या होता है बेटा? मार्केट डेवलपमेंट का मतलब होता है नए कस्टमर ग्रुप को ढूंढना। मार्केट डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है? नई नई मार्केट को ढूंढना बेटे, ठीक है। जैसे जैसे जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती है, एडिडास है, नाइकी है, रिबोक है, इनको पता है ये क्या करती है, इंटरनेशनल मार्केट में जाती है अपने एक्सपेंशन के लिए। इनको पता है एक कंट्री में इनका नाम छप चुका है, अब उस कंट्री के अंदर लोग खरीद रहे हैं, अब वहाँ पर दोबारा मार्केट डेवलप नहीं हो सकती है, आप उसको और बड़ा नहीं कर सकते हो, क्योंकि ब्रांडेड आइटम्स है और ब्रांडेड आइटम्स कुछ लोग ही खरीदते हैं। तो ये कंपनियां क्या करती हैं, नए नए ग्रुप को ढूंढती हैं, नई नई मार्केट को ढूंढती है, नई नई कंट्रियों में जाती हैं, उसको अपन लोग क्या बोलते हैं, मार्केट डेवलपमेंट। अंडरलाइन कर लो इस वर्ड को, न्यू कस्टमर ग्रुप्स। जल्दी से अंडरलाइन करो बेटा, मैं 2 मिनट में आ रहा हूँ, कमिंग विद इन 2 मिनट्स, जल्दी से अंडरलाइन करो बेटा।
यस बेटा, एवरीवन हरी अप गाइस। हाँ जी, आर यू रेडी गाइस? आर यू रेडी? चलिए, दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। जी बेटा, मार्केट डेवलपमेंट का मतलब होता है नई नई मार्केट खोजना जहां पर आप अपना सामान बेच सको। ठीक है, सिंपल शब्दों में नई नई मार्केट खोजना जहां पर आप अपना सामान बेच सको। इज दैट क्लियर? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, मिशन क्या होता है बेटा? मिशन क्या होता है बेटा? द यूनिक पर्पस ऑफ ए फर्म। हाँ जी, unique purpose of a firm that sets apart from the firm of its types। यानी कि मिशन जो होता है वो एक यूनिक पर्पस होता है जो आपको अपने ही जैसे लोगों से अलग करता है बेटा। मेरी बात समझ पा रहे हो बेटा? यूनिक पर्पस ऑफ ए फर्म दैट सेट्स इट अपार्ट फ्रॉम द फर्म ऑफ इट्स ओन टाइप। यानी कि आप सब लोग सीए कर रहे हैं, ठीक है, सारे सीए स्टूडेंट्स मेरे सामने बैठे हैं, लेकिन सबका पर्पस यूनिक, जिसका पर्पस यूनिक होगा दूसरे सीए करने वालों से, उसको हम बोलते हैं मिशन। यूनिक पर्पस ऑफ ए फर्म दैट सेट्स इट अपार्ट फ्रॉम द फर्म्स ऑफ इट्स टाइप आइडेंटिफाइज स्कोप ऑफ ऑपरेशंस, स्कोप ऑफ इट्स ऑपरेशंस। मेरी बात समझ आ रही है बेटा? मिशन क्या होता है बेटा? जो आपको आप ही के जैसे लोगों से अलग करता है, उसको हम क्या बोलते हैं? मिशन। अंडरलाइन कर लिया? यूनिक पर्पस ऑफ ए फर्म, आइडेंटिफाई स्कोप ऑफ ऑपरेशंस, अंडरलाइन कर लिया बेटा। निशे मार्केटिंग क्या कहते हैं बेटा? ओए होए, यशस्वी भवा, यशस्वी भवा। यशस्वी पूछ रही हैं सर मिशन का एग्जाम्पल दे दो। मेरे बेटा चैप्टर 3 उठा लो, 32 कंपनियां दे रखी हैं, सबके मिशन दे रखे हैं वहां पर। क्या हो गया मेरे बेटा यशस्वी? ओ मेरे भगवान, जी हाँ, मिशन मंगल था या मंगल मिशन था, जो भी था पिक्चर, उसमें उनका मिशन अलग था। यशस्वी बेटा चैप्टर 3 बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, सारी कंपनियों के मिशन दे रखे हैं वहां पर बेटा। इससे ज्यादा एग्जांपल क्या दूं बेटा मैं? क्या कर रहे हो मेरे बच्चे? इसका मतलब पढ़ाई को सीरियसली नहीं ले रहे आप। यशस्वी पढ़ाई को सीरियसली नहीं ले रहे बेटा। सॉरी, व्हाट इज निशे मार्केटिंग? निशे मार्केटिंग का मतलब ये होता है बेटे, एक छोटे से मार्केट सेगमेंट को फोकस करना। निशे मार्केटिंग का मतलब क्या होता है बेटा? छोटे से सेगमेंट को फोकस करना। कई बार क्या होता है, बड़ी बड़ी कंपनियां ना छोटे छोटे सेक्टर को टारगेट करती हैं अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए। जैसे बहुत अच्छा एग्जांपल यहां पर दिया हुआ है, आटा नूडल्स फॉर हेल्थ कॉन्शियस। अब ये तो आपको मालूम है कि जो मैदा नूडल्स होता है वो सबसे ज़्यादा खाया जाता है। अगर मैं मैगी की बात करूं तो सबसे ज़्यादा खाई जाती है पूरे भारत में। लेकिन
कुछ ऐसे लोग भी हैं जो हेल्थ कॉन्शियस है, जो नूडल्स तो खाना चाहते हैं लेकिन मैदे वाले नहीं खाना चाहते, लेकिन ऐसे लोग बहुत कम होते हैं। ऐसे लोगों के लिए आटा नूडल्स बनाई गई। इसको बोलते हैं निशे मार्केटिंग, यानी कि पंजाबी आती है, पंजाबी, पंजाबी में अगर आप इसको पढ़ोगे तो इसको हम पढ़ेंगे निक्के। निक्के का मतलब होता है स्मॉल, और निक्के निक्के जे बच्चे घूम रहे से सारे सारे। मेरी बात समझ आ रही है? दोज हु नोज द पंजाबी दे विल एबल टू अंडरस्टैंड दिस टर्म वेरी इजीली। ऑल्दो इट इज कॉल्ड निशे मार्केटिंग, और पंजाबी में मैं इसको बोलेंगे निक्के निक्के बच्चे। हाँ, मुझे यही उम्मीद थी पायल मुझे यही उम्मीद थी, निक्के निक्के पैग, यही बोलोगे आप लोग ठीक है। निक्के मतलब छोटे, शॉर्ट्स, यानी कि स्मॉल सेगमेंट को फोकस करना, उसको बोलते हैं निशे मार्केटिंग। ऑल्दो दिस इज कॉल्ड निशे, आप इसको निक्के भी पढ़ सकते हो, ठीक है, ठीक है, हाँ जी। सो दिस इज कॉल्ड निशे मार्केटिंग, जहां पर आप स्मॉल सेगमेंट को, अच्छा जैसे एक बात बताता हूँ, फुटवेयर बनाए जाते हैं, जूते होते हैं, चप्पल बनाई जाती है, लेकिन एक कंपनी ने सोचा कि हम ऐसी चप्पल बनाएं, फुटवेयर बनाएं जो एक्यूप्रेशर के हिसाब से हो। मेरी बात समझ आ रही है बेटा? एक्यूप्रेशर के हिसाब से हो, वो जो है चप्पल बनाई जाए, फुटवेयर बनाए जाए, जूते बनाए जाए। अब वो हर कोई तो नहीं पहनेगा ना, कुछ गिने चुने लोग ही पहनेंगे जिनको की प्रॉब्लम होती है फिजिकली, वो उस एक्यूप्रेशर वाली चप्पल या जूते को पहनेंगे। अगर आप ऐसी मार्केटिंग कर रहे हो तो उसको बोलते हैं निशे मार्केटिंग। शगुन बेटा, अटेंशन ओनली टू स्मॉल कस्टमर सेगमेंट, प्रोडक्ट नहीं, प्रोडक्ट छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, बट बहुत कम सेक्टर के लोग, बहुत कम लोग होते हैं जिनके लिए सामान बनाया जाता है, ठीक है, उसको बोलते हैं निशे मार्केटिंग का। नेक्स्ट आता है पब्लिसिटी बेटा। बेटा चाय पी लूँ ना, गला बहुत खराब हो रहा है, प्लीज, मैंने आपसे पूछा भी नहीं, और आपने पीनी हो तो आप भी पी सकते हो, और मुझे पता है कुछ लोग पी रहे होंगे। करेक्ट, शुगर फ्री एनर्जी ड्रिंक, रिया, वेरी गुड एग्जाम्पल, अब मजा आया, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। ग्रीन टी, वेरी गुड एग्जाम्पल फॉर ए स्मॉल सेगमेंट, करेक्ट। अब आता है पब्लिसिटी क्या होती है। पब्लिसिटी का मतलब होता है एनीथिंग फॉर विच यू हैव नॉट पेड फॉर द बिजनेस इज कॉल्ड पब्लिसिटी। जैसे आप लोग मेरी शॉर्ट्स वीडियोस देखते हो, फिर उसको आगे शेयर करते हो, दैट इज कॉल्ड पब्लिसिटी। समझ गए मेरी बात? नहीं करते हो तो करना शुरू कर दो। क्या करना है? मेरी शॉर्ट वीडियोस को आगे प्रमोट करना शुरू कर दो, या स्टेटस पे तो डाल ही सकते हो यार, एक बार स्टेटस पे डाल दो, व्हाट्सएप स्टेटस पे, ठीक है, अपने स्टेटस पे डाल दो एक दिन के लिए, 24 घंटे के लिए बस। ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड पब्लिसिटी। चलिए डालते हैं तो उसका स्क्रीनशॉट मेरे साथ शेयर कीजिए। जब आप उसको स्टेटस पे डालते हैं, कितने लोगों ने देखा उसको, कितने लोगों ने देखा? जब वो स्टेटस खत्म होने वाला होगा तो उसका स्टेटस का स्क्रीनशॉट मुझे भेजिए। डालने के बाद नहीं, डालने के बाद नहीं, जब वो खत्म होने वाला होता है, जब उसमें दिखाता है कितने लोगों ने देखा। बेटा इस मोबाइल नंबर पे 9999005981। राजेश बेटा, मैं किसी से नाराज हो ही नहीं सकता बेटा, आपसे क्यों होऊंगा बेटा? Not paid for by the business is called publicity. जी हाँ पुलकित, that is called sales promotion technique पुलकित, activity design to boost the sales of a product or a service.
अब देखो बेटा, सेल्स प्रमोशन इज डिफरेंट फ्रॉम sales promotion is different from advertisement, it is different from publicity. फ़र्क क्या होता है ज़रा ध्यान से समझो। एडवर्टाइजमेंट का मेन मकसद होता है लोगों तक इन्फॉर्मेशन को पहुंचाना कि हमारे पास कौन सा प्रोडक्ट है, इसकी फीचर्स क्या हैं, इसके फ़ायदे क्या हो सकते हैं, आपको क्यों ख़रीदना चाहिए। दैट इज़ पार्ट ऑफ एडवर्टाइजमेंट। पब्लिसिटी में क्या होता है बेटा, पब्लिसिटी में क्या होता है कि आप लोग जो हैं आपके प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहे हैं बिना पे किए, दैट इज कॉल्ड पब्लिसिटी। नहीं, पब्लिसिटी में कोई बिजनेस पे नहीं करता बेटा मुस्कान, दैट इज कॉल्ड पब्लिसिटी। फिर आता है सेल्स प्रमोशन। सेल्स प्रमोशन बेसिकली टेक्निक होती है एकदम से कस्टमर को खींचने की। जैसे आपने क्या किया, एक के साथ एक प्रोडक्ट फ्री दे दिया। देखो मैं आपको बता रहा हूं ये सारे किस में आते हैं, फ्री सैंपल दे दिया आपने, वो सेल्स प्रमोशन टेक्निक है। आपने डेमोन्स्ट्रेशन दिया, एग्जीबिशन लगाई, वो सेल्स प्रमोशन टेक्निक है। आपने एट्रैक्टिव प्राइजेस रख दिए, वो सेल्स प्रमोशन टेक्निक है। आपने कुछ टाइम के लिए प्रोडक्ट रिड्यूस कर दिया प्राइस कि भैया ये डिस्काउंट ऑफर है सिर्फ आज के लिए, वो सेल्स प्रमोशन टेक्निक है। डोर टू डोर कॉलिंग करनी शुरू कर दी, वो सेल्स प्रमोशन टेक्निक है। टेलीफोन सेलिंग, पर्सनल लेटर्स, वो सेल्स प्रमोशन टेक्निक है। मतलब आप एकदम से कस्टमर को खींचना चाहते हो, डिस्काउंट दे दिया, रिबेट दे दिया, फेस्टिव सेल कर दी। करेक्ट केशव, रिया, प्रीत, उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, सेल्स प्रमोशन। खुशी अरोड़ा, बेटा पब्लिसिटी समझना चाहते हो, बहुत आसान तरीका बताता हूँ मैं। आप एक शॉर्ट वीडियो भेजूंगा, मेरे स्टेटस पर डली हुई है, उसको अपने स्टेटस पर डाल दो खुशी, आपको कल तक समझ आ रहेगा पब्लिसिटी क्या होती है। आधे घंटे में समझ आ जाएगा खुशी पब्लिसिटी क्या होती है। ठीक है, मेरे व्हाट्सएप स्टेटस पर ये शॉर्ट वीडियो डली हुई है, उसको अपने स्टेटस पे डालो और बेटा उसका स्क्रीनशॉट शेयर जरूर कीजिएगा मेरे साथ। सब कह देते हैं हाँ जी सर कर दी, लेकिन करते नहीं है, मुझे पता है, पता तो चलना चाहिए ना। हाँ जी, एज वाला जी, कशिश, बिल्कुल। सबको बड़ी हैरानगी होती है मेरी एज क्या है। अरे चलिए नेक्स्ट पर आते हैं बेटा। पीआर क्या होता है बेटा, ओ हो बेटे, पीआर का मतलब होता है पब्लिक रिलेशन। पीआर का मतलब होता है पब्लिक रिलेशन बेटा। पब्लिक रिलेशन एक्टिविटी को इंक्रीज करना, पब्लिक के टच में रहना बेटा, ठीक है। केशव, आपने मैंने नंबर आपका नहीं जोड़ा होगा तभी स्टेटस विजिबल नहीं होगा आपको। आप मुझे हाई का मैसेज दो, मैं आपको ऐड कर लूंगा बेटा, तभी स्टेटस विजिबल होता है। जब तक आपका नंबर मेरे मोबाइल में ऐड नहीं होगा आपको स्टेटस विजिबल नहीं होगा बेटा। बेटा आपको मैसेज भेजना होगा मुझे हाई का, मैं आपका नंबर जोड़ लूंगा तभी स्टेटस विजिबल होगा आपको। प्लीज सेंड द हाई मैसेज ऑन माय मोबाइल नंबर। अरे मेरे मोबाइल नंबर पे भाई साहब। नेक्स्ट पॉइंट पर आते बेटा। बेटा फुल फॉर्म ऑफ आईबीएम इज इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। फुल फॉर्म ऑफ आईबीएम इज इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। ऑटो और बिल्डिंग के पीछे जो पोस्टर लगे होते हैं वो सेल्स प्रमोशन है। यस बेटा धर्मंती। व्हाट इज प्राइस? What is price? Financial expression of the value. Financial expression of the value is called price. बेटा जल्दी से कर लो, जल्दी से लास्ट स्लाइड। ध्रुव, हरी अप एवरीवन, जल्दी से लास्ट स्लाइड कर लो बेटा।
नेक्स्ट बेटा, व्हाट इज शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव? शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव क्या होता है? 1 ईयर ऑब्जेक्टिव इज कॉल्ड शॉर्ट टर्म। लॉन्ग टर्म क्या था? जो ओवर द पीरियड ऑफ लाइफ हम लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए 10 साल 15 साल के लिए ऑब्जेक्टिव बनाते हैं। शॉर्ट टर्म पीरियड ऑब्जेक्टिव क्या होता है? 1 ईयर ऑब्जेक्टिव्स। कभी कभार हम इसको एनुअल ऑब्जेक्टिव भी बोलते हैं, और ये लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स के हिसाब से बनाया जाता है, कोइंसाइड विद लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है बेटा, IDM नहीं है प्रेरणा, वो IBM है बेटा, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, और आपके चैप्टर 3 में ऑर्गेनाइजेशन का चैप्टर है बेटा ये IBM। अंडरलाइन कीजिए फटाफट जल्दी जल्दी बेटा। शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है 1 ईयर ऑब्जेक्टिव्स, समटाइम्स नोन एज एनुअल ऑब्जेक्टिव्स। IBM, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। नेक्स्ट आता है टारगेट मार्केटिंग। क्या होती है बेटा? टारगेट मार्केटिंग क्या होती है? रीचिंग आउट टू अ ग्रुप ऑफ कंज्यूमर शेयरिंग कॉमन इंटरेस्ट कैरेक्टरिस्टिक्स। कंज्यूमर्स शेयरिंग कॉमन कंज्यूमर कैरेक्टरिस्टिक्स इज कॉल्ड टारगेट मार्केटिंग। फॉर एग्जाम्पल, a business to business sales team may identify list of 400 businesses as their pool of possible customers for a software। टारगेट मार्केटिंग का मतलब यह है कि मान लीजिए मैंने एक सॉफ्टवेयर बनाया, अब मैंने देखा कि सॉफ्टवेयर कौन कौन यूज़ करेगा, तो मैंने सारी इंडस्ट्री में जो मैन्युफैक्चरिंग करती है उनको ढूंढा। मैंने देखा कि 400 कंपनियां ऐसी हैं जो कि मेरा सॉफ्टवेयर खरीद सकती हैं, जो कि मेरा सॉफ्टवेयर खरीद सकती हैं। उसको बोलेंगे टारगेट मार्केटिंग। यानी मैं अब इन 400 के पास ही जाऊंगा, बाकियों के पास नहीं जाऊंगा बेटा। मेरी बात समझ गए बेटा? यानी मैं अब सिर्फ इन 400 कंपनियों के पास जाऊंगा, क्योंकि मान लो मेरा सॉफ्टवेयर है 2 लाख रुपए का। अब मुझे पता है कि बहुत सारी कंपनियां इसको यूज़ कर सकती हैं, लेकिन 2 लाख रुपए हर कोई खर्च नहीं कर सकता है ना। तो मैंने देखा कि मेरी इंडस्ट्री के अंदर में केवल 400 कंपनियां ऐसी हैं, 400 कंपनियां ऐसी हैं जो इस सॉफ्टवेयर को खरीद सकती हैं, तो उसको बोलेंगे टारगेट मार्केटिंग। नहीं महिमा, मेरी बात समझो बेटा, नहीं 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 नहीं, निशे मार्केटिंग नहीं है, निशे मार्केटिंग नहीं है। जब मैंने सॉफ्टवेयर बनाया था तो ये सोच के नहीं बनाया था कि यह अलग है या पर्टिकुलर कंज्यूमर सेगमेंट को बनाया जाएगा। मैंने एक सॉफ्टवेयर बना लिया, अब मैं सोच रहा हूँ इसको बेचना किस किस को है। तो मैंने देखा कि यार मेरे पास करीब 800 कंपनियों का, 1000 कंपनियों का डेटा है, लेकिन वो 1000 नहीं खरीदेंगी, तो मैं उनको नहीं बेचूंगा ना। मैं क्यों टाइम खराब करूंगा? मैं केवल उन कंपनियों को बेचूंगा जो खरीद सकती हैं। मैं टारगेट करके जाऊंगा कि ये कंपनी है जो खरीद सकती है, और केवल उसी को बेचने की कोशिश करूंगा। उसको बोलते हैं टारगेट मार्केटिंग। यानी पर्टिकुलर किसी को टारगेट करके आप अपना सामान बेच रहे हो। हाँ जी, टारगेट कस्टमर के लिए टारगेट मार्केटिंग करना, क्योंकि फायदा नहीं है ना बाकियों को बेचने का, मेरे लिए टाइम वेस्टेज है। ठीक है, अब देखो एक और टारगेट क्या है। एक कंपनी है ब्रांडेड शूज बनाती है, लेकिन उसने कहा वुमेन एज 18 to 25 के लिए शूज बनाए जाए, खाली 18 से 25 की उम्र के लोगों के लिए शूज बनाए जाए। अब हमने टारगेट किया 18 से 25। अब इसी को क्यों किया? क्योंकि आजकल शूज का फैशन चल गया बहुत ज्यादा। साड़ी के साथ में भी शूज पहने जाते हैं, जीन्स के साथ भी शूज पहने जाते हैं, और सूट के साथ भी शूज पहने जाते हैं। और सबसे ज्यादा जो आउटगोइंग होती है, घर से बाहर जो फीमेल्स जाती हैं, वो 18 से 25 ईयर्स की होती हैं मैक्सिमम। आप कॉलेज जाएंगे, जॉब पर जाएंगे, घूमने जाएंगे, मैक्सिमम ये एज होती है उसके अंदर में। तो कंपनी ने सोचा ऐसे शूज बनाए जाएं जो 18 से 25 के लिए। बेटे इसका मतलब ये है हमने टारगेट करके हम प्रोडक्ट को बना रहे हैं। हाँ, इसको निशे मार्केटिंग भी बोल सकते हो। निशे का मतलब होता है एक पर्टिकुलर सेगमेंट के लिए सामान बनाना।
लेकिन एक बात बताओ अभिषेक सिंह, यहां पर क्या हमने कहा 18 से 25 के लिए क्या हमने हाइट स्पेसिफाई करी? उत्कर्ष, क्या हमने हाइट स्पेसिफाई करी? 18 से 25 की कोई भी पहन सकती है। शुगर फ्री जो आती है, शुगर फ्री जो आती है वो वही यूज करेगा ना जिसको शुगर है, या कोई भी कर लेगा? बताओ मेरे बेटा, शुगर फ्री वही यूज करेगा ना जिसको शुगर है बेटा, हर कोई थोड़ी कर लेगा। अब 18 से 25 में हमने ये थोड़ी कहा कि जिसकी एज या जिसकी हाइट इतनी होगी वही पहनेगी। एब्सोल्युटली करेक्ट मेहुल, बिल्कुल सही दिमाग लगाया बेटे, बिल्कुल सही कहा। नीचे में स्मॉल ग्रुप होता है, यहां पर्टिकुलर मार्केट के लिए बात कर रहे हैं हम लोग। बिल्कुल सही डिफरेंस किया मेहुल, थैंक यू सो मच। अब समझ आ गया बेटे, नीचे एक स्मॉल ग्रुप को हम टारगेट करते हैं बेटा, और यहां पर हम पर्टिकुलर मार्केट को टारगेट कर रहे हैं। 18 से 25 साल की जो लेडीज हैं वो इंडिया में भी हो सकती है, बाहर भी हो सकती है, कहीं भी हो सकती है बेटा। हाँ, पर्टिकुलर साइज लिखते तो वो नीचे हो जाता प्रियंका, करेक्ट। मैं पर्टिकुलर साइज लिखता कि हमें एल शेप के बनाने हैं या हमें इस शेप का साइज बनाना है शूज का। मान लो जिन लोगों के पैर बहुत लंबे होते हैं, 9 नंबर का जूता आता है उनको, सॉरी मुझे लेडीज का नहीं पता शूज के साइज वाइज का, बट जेंट्स का पता है मेरे को। 9 नंबर का जो जूता होता है, शूज होता है, वो सबसे बड़ा होता है मेरे ख्याल से। अब हमने सोचा कि 11 नंबर का बनाया जाए, जिनके पैर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बड़े हैं वो नीचे मार्केटिंग हो जाएगी। जैसे शर्ट होती है बेटा, शर्ट के अंदर में हमने एक्स्ट्रा लार्ज साइज बनाया बहुत मोटे लोगों के लिए, बहुत मोटे लोगों के लिए, तो वो नीचे मार्केटिंग होगी। समझ गए मेरी बात? वो नीचे मार्केटिंग होगी, करेक्ट। ठीक है, ये एक और एग्जांपल है इसका। जैसे आपने वार्म सॉक्स बनाई बेटा, वार्म सॉक्स बनाई आपने, उसके लिए जो मतलब माइनस में टेम्परेचर होता है वहां पर यूज करते हैं बेटा। आपने वार्म सॉक्स बनाई, वो इतनी वार्म है कि वो उसको सिर्फ वही पहनेगा जहां पर माइनस में 10 डिग्री 20 डिग्री टेम्परेचर होगा। अब हर जगह तो नहीं होता इंडिया में माइनस 10 डिग्री 20 डिग्री टेम्परेचर, और नॉर्मल सर्दियों में आप इसको पहनोगे नहीं क्योंकि गर्मी लगनी शुरू हो जाएगी, राइट। तो इसको बोलते हैं टारगेट मार्केटिंग। आप केवल उनको टारगेट कर रहे हो जहां पर, अब जैसे मैंने टारगेट किया कि हमारे जो आर्मी के जवान जो होते हैं वो बर्फ़ों के अंदर रहते हैं, मैंने केवल उसको टारगेट करके वार्म सॉक्स बनाई कि मैंने सिर्फ सामान वही बेचना है क्योंकि वो बर्फ़ों में रहते हैं, बहुत ठंड होती है, ठीक है जी हाँ, उसके लिए बनाए। उसको बोलते हैं टारगेट मार्केटिंग। स्ट्रेंथ क्या होती है बेटा? विंध्या सक्सेना बेटा, बिल्कुल आपकी चैट आ रही है मेरे बेटा। विंध्या, आप शायद नए हैं यहाँ पर बेटे, आप सबको रिक्वेस्ट, एवरी वन ऑफ यू आर रिक्वेस्टेड, प्लीज नोट डाउन दिस नंबर। आप मुझे व्हाट्सएप करके अपना नाम और प्लेस, अपना नाम और प्लेस भेज दीजिएगा बेटा, ठीक है, जिससे मैं आपको ऐड ऑन कर लूँगा। और आपको कोई भी डाउट है बेटा मुझे व्हाट्सएप कर देना। मुझे पता है कुछ बच्चे न्यू हैं, उनको अभी हेजिटेशन हो रही है यहाँ पर क्वेश्चन पूछने में, आप आराम से मुझे व्हाट्सएप कर देना बेटे, लेकिन थोड़ा इंतज़ार करना बेटे आंसर का, ठीक है। हो सकता है रात को 2 बजे मैं आपको आंसर करना शुरू कर दूँ, लेकिन आप कॉल नहीं करेंगे, प्लीज़ व्हाट्सएप ओनली। स्ट्रेंथ क्या होती है बेटा? आ स्किल, अगर आप में कोई स्किल है या आपके पास कोई रिसोर्स है या आपके पास कोई ऐसी एडवांटेज है जो आपके कॉम्पिटिटर के पास नहीं है, दैट इज कॉल्ड स्ट्रेंथ। धनवंती याद है आपको? स्ट्रेंथ का मतलब क्या है? स्किल, रिसोर्स और अदर एडवांटेज दैट ए फर्म हैज रिलेटिव टू इट्स कॉम्पिटिटर इज कॉल्ड स्ट्रेंथ।
आप में कोई स्किल हो सकता है, आपके पास कोई रिसोर्स हो सकता है, जैसे आपके पास बहुत पैसा है जो आपके कॉम्पिटिटर के पास नहीं है, आपके पास कोई सॉफ्टवेयर है जो आपके कॉम्पिटिटर के पास नहीं है, या आपके पास कोई ऐसी एडवांटेज है, आपके पास कोई ऐसा की पर्सन है, इंटेलिजेंट पर्सन है जो बाकियों के पास नहीं है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेंथ। हाँ, इनहेरेंट कैपेसिटी, बिल्कुल ठीक कहा सार्थक पठानिया, एब्सोल्युटली करेक्ट। यस किशिका, क्लियर हो गया, दैट इज कॉल्ड स्ट्रेंथ। अब आता है टेली मार्केटिंग क्या होती है, ये आप सब लोग जानते हैं, यू ऑल नोज व्हाट इज टेली मार्केटिंग। बहुत सिंपल है बेटा, टेली मार्केटिंग मीन्स यूज ऑफ टेलीफोन और टू कॉन्टैक्ट इंडिविजुअल्स। टेलीफोन टू कॉन्टैक्ट इंडिविजुअल इज कॉल्ड टेली मार्केटिंग। और आपके पास रोज बहुत सारे कॉल्स आते होंगे, अभी भी फोन आए कंपनी से क्रेडिट कार्ड सेलर्स, अरे भाई मैं तो बहुत परेशान होता हूँ, बहुत कॉल्स बजती हैं, शुक्र है ट्रू कॉलर लगा रखा है, लिखाता है स्पैम में, उठाता ही नहीं। जी हाँ, व्हाट इज थ्रेट, थ्रेट क्या होती है बेटा, देखो बड़ा आसान तरीका बताता हूँ। इंटरनल, एक्सटर्नल। फेवर में है कोई चीज तो वो क्या कहलाएगी, स्ट्रेंथ, ठीक है। कोई वीकनेस है तो वो क्या कहलाएगी, ऑब्वियसली वीकनेस। हाँ जी, अनफेवर में है कोई चीज आपके तो वो कहलाएगी वीकनेस, ठीक है बेटा। एक्सटर्नल में कोई चीज आपके फेवर में है तो वो कहलाएगी अपॉर्चुनिटी, और कोई चीज आपके अनफेवर में है तो वो कहलाएगी आपकी थ्रेट्स। इज दैट क्लियर बेटा? नूपुर बिल्कुल ठीक कह रहे हो बेटा, बच के रहना ऐसी कॉल से, आजकल बहुत सारे फ्रॉड चल रहे हैं ऑनलाइन के, प्लीज़ बी अवेयर, प्लीज़ बी अवेयर। 2-3 किस्से मेरे साथ भी हो चुके हैं, बट टचवुड में बच गया, लेकिन कोई भरोसा नहीं है राम सर बच पाएंगे। आपको भी बोल रहा हूँ, प्लीज़ बी अवेयर, आजकल ऑनलाइन फ्रॉड बहुत सारे चल रहे हैं, सो बी अवेयर गाइस। हाँ जी, हाँ जी, इनहेरेंट लिमिटेशन भी बोल सकते हैं, उसको वीकनेस बोलते हैं। aspect of external environment that cause problems is called threat, is called threat, ठीक है बेटा, is that clear? Threats are any aspect of external environment which cause problem is called threat. What is unique selling proposition? देखो यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन का मतलब होता है यूएसपी। अच्छा, मार्केटिंग के अंदर ना ये वर्ड बहुत कॉमन यूज़ किया जाता है। जब मैं मार्केटिंग में गया ना तो उन्होंने मुझे पूछा यूएसपी क्या है आपकी, यूएसपी क्या है आपकी। यूएसपी को मैंने कहा यूएसपी मतलब बोलते हैं देसी भाषा में, इसका मतलब पता है क्या है, अल्टीमेट सेलिंग पिच। हालांकि इसको बोलते हैं यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन और देसी भाषा में इसको बोलते हैं अल्टीमेट सेलिंग पिच। मतलब अगर आपने कस्टमर को अपना सामान बेचना है तो कौन सा ऐसा पॉइंट है जिसकी वजह से वो खरीद लेगा, अल्टीमेट, और आपको वो सामान बेचते वक्त उसी पॉइंट पे सबसे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, उसको हम लोग बोलते हैं यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन, ठीक है। सोनाक्षी पूछ रही सर ऑनलाइन मार्केटिंग और टेली मार्केटिंग सेम है?
बेटा टेली मार्केटिंग इज वन पार्ट ऑफ ऑनलाइन मार्केटिंग। सोनाक्षी, टेली मार्केटिंग इज वन टाइप ऑफ ऑनलाइन मार्केटिंग। ऑनलाइन मार्केटिंग में बहुत सारी चीजें आती हैं और टेली मार्केटिंग उसका एक हिस्सा कह सकते हो आप। ठीक है, नहीं मुद्दत मैं भंगड़ा करता रहूंगा जब चुप रहूंगा, तो चिंता मत करो, आपको नहीं लगेगा लैग हुई है। ठीक है, एग्जाम्पल मसाला ओट्स फोकस ऑन हेल्थ एंड टेस्ट। करेक्ट बेटा। यूएसपी की कोई एग्जाम्पल दे दो, प्रिया बोल रही है। चलिए बता देता हूं बेटा। एप्पल आईफोन को लोग क्यों खरीदते हैं बेटा? एप्पल आईफोन की यूएसपी क्या है बेटा? हाँ जी, एप्पल आईफोन यूज करने वाले बताएं जरा मेरे को, उसकी यूएसपी क्या है? सिक्योरिटी, प्राइवेसी। नहीं, कैमरा वैमरा बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं होता बेटा, उसका मेन जो पर्पस है वो है सिक्योरिटी। iOS सॉफ्टवेयर, उसका सॉफ्टवेयर ऐसा है जिसको कॉपी करना बहुत मुश्किल है और सिक्योरिटी पर्पस से वो ज़्यादा माना जाता है। देखिए स्टेटस सिंबल तो एक अलग चीज़ होगी बेटा, वो तो है ही है, लेकिन उसकी यूएसपी है उसका सिक्योरिटी सिस्टम बेटा। क्लियर बच्चों? दैट इज कॉल्ड यूएसपी। जैसे मैगी की यूएसपी है, प्रेरणा ने बड़ा अच्छा एग्जांपल दिया, 2 मिनट में बन जाती है। वेरी गुड प्रेरणा, आप सबको प्रेरणा दो। प्रेरणा बेटा बिल्कुल सही एग्जांपल दिया। यूएसपी जब मैगी जब लॉन्च की गई, उसकी जब एडवर्टीजमेंट की गई, तो सारा फोकस एक ही चीज पे था, 2 मिनट में बन जाती है। एक्चुअली जरा ध्यान से सोचो, मैगी इंडिया में पता कब आई थी? मैगी केम इन इंडिया इन 1982 अप्रोक्सीमेटली। हाँ 1982 में आई थी मैगी, लॉन्च हुई थी जब नेस्ले ने यहाँ पर मैगी लॉन्च की थी, लगभग 1982 के आसपास की थी। अब उस समय क्या था, उस समय ये फास्ट फूड रेस्टोरेंट्स वगैरह कुछ नहीं होते थे बेटा, लोग बाहर का खाना बहुत ही रेयर खाते थे। इवन घर में भी राजमा चावल जो है ना, पूड़ी छोले राजमा चावल केवल संडे के दिन बना करते थे, या कोई खास गेस्ट आ जाए उस दिन बना करते थे। और उस समय में जो लोग होते थे बेटा, उनके 5-5, 6-6, 8-8 बच्चे हुआ करते थे। बिल्कुल सही बता रहा हूं मैं, नहीं तो चले जाना यार अपनी जनरेशन में पीछे, ग्रैंड पेरेंट्स को देखोगे वो 8-8, 10-10 भाई बहन होंगे वो। अब ऐसे में सबसे मुश्किल काम होता था सारे बच्चों को खाना खिलाना। उस समय मैगी आई और मैगी ने यूएसपी पता है क्या फोकस करी? 2 मिनट, 2 मिनट, 2 मिनट। उसने कुछ नहीं कहा मेरी मैगी टेस्टी है, उसने ये नहीं कहा कि मेरी मैगी जो है बहुत बेनिफिशियल है, आपको हेल्दी है, कुछ नहीं, बस 2 मिनट में बन जाती है। दैट इज कॉल्ड यूएसपी। उस 2 मिनट के चक्कर में मैगी दबा बिकी, क्योंकि जब बच्चों को भूख लगती थी, जब वो रोते थे, मम्मी कहती थी खाना बनने में 1 घंटा लगेगा, बोलते मैगी तो 2 मिनट में बन जाती है, जा ले आ मार्केट से, लाए 2 मिनट में मैगी बनी और खा ले बेटा। और उसके इस यूएसपी ने उसको आज इंडिया का सबसे बड़ा ब्रांड बना के रखा हुआ है। सिर्फ ये वाली यूएसपी नहीं बेटा, आप देखो मैगी के अंदर कितने न्यूट्रिशंस है, कितने प्रोटीन्स है, कितने विटामिन है बेटा, सोचो। लेकिन सिर्फ एक यूएसपी है, 2 मिनट, 2 मिनट बस। राइट, चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। वीकनेस क्या होती है, हमने अभी समझाया बेटा। वीकनेस क्या होती है बेटा? लिमिटेशन, लैक ऑफ स्किल्स, रिसोर्सेस और कैपेबिलिटीज जो फर्म की परफॉर्मेंस को इफेक्ट करती है, उसको वीकनेस बोलते हैं बेटा। जब आप में कोई कमी हो, आपके स्किल्स में कमी हो, आपके रिसोर्सेस में कमी हो, आपकी कैपेबिलिटी में कमी हो, इंटरनल जिसको हम बोलते हैं बेटा, उसको वीकनेस बोलते हैं बेटा। टेस्ट मार्केटिंग क्या होती है बेटा? बड़ा सिंपल है, जब भी कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च किया जाता है पहले उसकी टेस्टिंग की जाती है बेटा। यानी आप क्या करते हो, कुछ एक सैंपल चूज कर लेते हो। जैसे आपको पता होगा वैक्सीनेशन जब हमारी आई थी कोरोना की, तो उसको भी टेस्ट मार्केटिंग की गई थी। पहले कुछ वॉलंटियर्स पर टेस्ट किया गया था, उसको 1-2 महीने टेस्ट करने के बाद चेक किया गया था कि उसके कोई साइड इफेक्ट तो नहीं हो रहे हैं। पता चले सबको इंजेक्शन लगा दिया और 2 महीने बाद साइड इफेक्ट को रोकने के लिए और प्रॉब्लम हो गई। तो आपने देखा होगा कि जिस तरीके से वैक्सीनेशन का भी टेस्ट हुआ था, उसी तरीके से बड़ी बड़ी कंपनियां क्या करती हैं बेटा, जब भी कोई प्रोडक्ट लॉन्च करती है तो उसकी सैंपल टेस्टिंग कराती हैं, उसको बोलते हैं टेस्ट मार्केटिंग। न्यू प्रोडक्ट इज टेस्टेड,
विद ए सैंपल ऑफ कस्टमर्स और लॉन्च इन ए रेस्ट्रिक्टेड जियोग्राफिकल एरिया। उसको छोटे से जियोग्राफिकल एरिया के अंदर में टेस्ट किया जाता है, ताकि मान लो अगर वो प्रोडक्ट सक्सेसफुल ना भी हो तो कम से कम बेइज्जती कम हो। समझ गए बात, बेइज्जती कम से कम हो। तो ये चेक करने के लिए टेस्ट मार्केटिंग की जाती है बेटा। जल्दी से अंडरलाइन कीजिए सब लोग ताकि हम आगे चलें। डू इट फास्ट एवरीवन, हरी अप एवरीवन। बेटे जैसे भी क्वेश्चन आएंगे मैं आपको करवाऊंगा बेटा। प्रियंका, मैं इसके ये जो बिजनेस टर्म्स है खत्म होने के बाद आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा बेटा, चिंता मत करो। हाँ जी, चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। नेक्स्ट आता है प्राइस स्कीमिंग। स्कीमिंग का मतलब क्या होता है, पहले इसका मतलब समझो। स्कीमिंग का मतलब क्या होता है, मक्खन निकालना। हाँ जी, कितने लोग मक्खन खाते हैं घर का? अमूल बटर बाहर से नहीं, घर का मक्खन। घर पे कितने बच्चे हैं जिनके घर पे मक्खन निकाला जाता है और वो खाते हैं उसको, वाइट वाला? दिखाऊं आपको, मेरे घर पे भी निकला हुआ है। हाँ, मैं घर से क्लास ले रहा हूं। अच्छा, मक्खन का घी भी बनाते हो? अच्छा, हम भी ऐसे ही करते हैं। नानी के घर पे खाते हो? ओके। आपके घर में घी निकालते हो दीपेश? हम लोग भी पहले वाइट मक्खन निकालते हैं, उसको यूज़ करते हैं, फिर जो बच जाता है, जो हम कंज्यूम नहीं कर पाते, उसका घी निकाल देते हैं। हाँ जी साक्षी, की गल साक्षी, लगता कोई नहीं तेनू, बट डोंट एक्सपेक्ट मी टू से दैट पंजाबी। वी आर पंजाबी, बट ठेठ पंजाबी नहीं आती मेरे को। ठेठ मतलब एग्जैक्ट पंजाबी नहीं आती है। पंजाबी बोल सकता, मैं समझ सकना, लेकिन इफ़ यू वांट कि अगर तुसी चाहते हो कि मैं सारे वर्ड बोलना जो ठेठ पंजाबी देने, वो बहुत मुश्किल है। और ये तब पता चलता है जब मैं पंजाब जाता हूँ। दिल्ली में पंजाबी बोलना बड़ा आसान लगता है, बट व्हेन आई गो टू द पंजाब तब पता चलता है अरे खुद को तो पंजाबी आती नहीं है। हाँ, अब जरा समझ लो बेटा, आप सुन लो मेरे बच्चों। हुण मेरी गल सुनते लो यार, तुसी गल सुनने नहीं मेरी, तो तुसी कहते हो जी करते जाओ। किवें करा दसो, मैं आ जाओ। प्राइस स्कीमिंग का मतलब क्या होता है, मक्खन निकालना। और ये मक्खन निकालना एक मार्केटिंग टेक्निक है बेटा, ठीक है बेटा। मैक्सिमम टाइम आई कम टू पटियाला। राजेश कुमार, वैसे पंजाब की लगभग सारी सिटीज़ में ऑलमोस्ट मैं गया हूँ, बट मैक्सिमम टाइम टू द पटियाला। चलिए, अब प्राइस स्कीमिंग समझ लो बेटा। प्राइस स्कीमिंग का मतलब होता है मक्खन निकालना। ये बेसिकली एक मार्केटिंग टेक्निक है। मार्केटिंग टेक्निक का मतलब क्या होता है कि जब आपका प्रोडक्ट बिल्कुल नया हो, बिल्कुल इनोवेटिव हो, और उस जैसा कोई भी प्रोडक्ट मार्केट में ना हो, तो आपको हमेशा प्राइस हाई रखना चाहिए। प्राइस हाई रखने का मतलब है मार्केट से मक्खन को निकाल लो, यानी हाई प्राइस पर बेचो। और वो हाई प्राइस पर क्यों बिकेगा, उसका कारण है बेटा। हाई प्राइस पर क्यों बिकेगा? क्योंकि वो नया है, इनोवेटिव है, और उस जैसा कोई प्रोडक्ट मार्केट में है नहीं। तो आपका प्रोडक्ट लोग हाथों हाथ खरीदेंगे और हाई प्राइस पर खरीदेंगे। नहीं साक्षी, मोनोपोली नहीं हो सकती है बेटा। उसका कारण है 3 से 4 महीने के अंदर अंदर उसकी कॉपी आ जाएगी बेटा, कोई ना कोई, या दूसरी कंपनी वैसा प्रोडक्ट लॉन्च कर देगी, तो आपकी मोनोपोली तो रह ही नहीं सकती उसके अंदर में।
लेकिन हाँ एक बात है, आप उस 3 से 4 महीने में मैक्सिमम प्रॉफिट कमा सकते हो, और इस टेक्निक को बोलते हैं प्राइस स्कीमिंग, यानी मार्केट से मक्खन निकाल लेना। आपने नोटिस किया होगा जब भी कोई स्मार्टफोन, चाहे वो सैमसंग का है, चाहे वो एप्पल का है, जब भी नया आता है उसका प्राइस बहुत हाई होता है और 3 से 4 महीने बाद प्राइस रिवाइज ज़रूर होता है। नोटिस किया होगा आपने, क्योंकि स्टार्टिंग के अंदर में वो नई फीचर लेकर आता है, फटाफट लोग महंगे दाम पर खरीद लेते हैं उसको, और 4 महीने बाद वही फीचर आपको दूसरे फ़ोन में मिल जाती है, सस्ती मिल जाती है, तो अल्टीमेटली उनको प्राइस कम करना पड़ता है। यानी 3 से 4 महीने में वो सारा मक्खन निकाल लेते हैं। इस टेक्निक को बोलते हैं, इस मार्केटिंग स्ट्रेटजी को बोलते हैं प्राइस स्कीमिंग। समझ गए मेरी बात बेटा? समझ गए बेटा? उत्कर्ष पेटेंट भी करा लोगे तो क्या होगा, थोड़ा सा चेंज करके वही चीज़ आ जाएगी दूसरे मोबाइल के अंदर में बेटा, तो क्या कर लोगे आप बेटा? प्रणव, प्राइस स्कीमिंग का मतलब होता है मक्खन निकालना बेटे, यानी कि हाई प्राइस पर सामान को बेचना। और हाई प्राइस पर आप तभी बेच सकते हो जब, देखिए, रिलेटिवली हाई प्राइस, और ये शॉर्ट टाइम के लिए ही कर सकते हो आप, और ये तब कर सकते हो जब आपका प्रोडक्ट न्यू हो, कुछ इनोवेटिव हो, या आपके प्रोडक्ट में कुछ इंप्रूवमेंट हो जो आप मार्केट में लॉन्च कर सको। महिमा बेटे, बहुत सारे फैक्टर डिपेंड करते हैं, डिमांड भी हाई होती है प्राइस के साथ, अगर आपका प्रोडक्ट नया है बेटा, अच्छा है तो। ठीक है, ठीक है, चलिए 30 कर लो फटाफट जल्दी से, फिर मैं ब्रेक देता हूं बेटा। 30 डेफिनेशन कर लो, 4 और कर लो, फिर मैं 5 मिनट का ब्रेक दे दूंगा। स्टेक होल्डर क्या होता है बेटा? अ पर्सन, ग्रुप और बिजनेस दैट हैज इंटरेस्ट इन योर, मतलब कोई भी पर्सन, कोई भी ग्रुप, कोई भी बिजनेस जिसको आपके बिजनेस में इंटरेस्ट है, उसको बोलते हैं हम स्टेक होल्डर। ठीक कह रहे हो धनवंती बेटा? ठीक कह रहे हो बेटा? हाँ जी, स्टेक होल्डर का मतलब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी बिजनेस, कोई भी पर्सन जिसको आपकी कंपनी में, आपकी फर्म में इंटरेस्ट है किसी भी तरीके का, उसको स्टेक होल्डर बोलते हैं। शेयर होल्डर्स आर दी स्टेक होल्डर बेटा, शेयर होल्डर्स आर दी पार्ट ऑफ स्टेक होल्डर। बस स्टेक होल्डर में आपके एम्प्लॉयज़ भी आएंगे बेटा, स्टेक होल्डर में आपके सप्लायर भी आएंगे, स्टेक होल्डर में आपके क्रेडिटर भी आएंगे, स्टेक होल्डर में आपके डेटर भी आएंगे, स्टेक होल्डर में गवर्नमेंट भी आएगी, स्टेक होल्डर के अंदर में मीडिया वाले भी आएंगे अगर उनको आपकी फर्म में इंटरेस्ट है तो। जी हाँ, स्टेक होल्डर में कंज्यूमर भी आ सकते हैं जिनको इफेक्ट पड़ता है आपके होने या ना होने से। ठीक है, क्लियर हो गया? अपॉर्चुनिटी हमने अभी डिस्कस किया था बेटा। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में अगर कोई चीज़ फेवरेबल है बेटा, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में कोई चीज़ फेवरेबल है, ऐसी कंडीशन जिसको आप एक्सप्लॉइट कर सकते हो अपने एडवांटेज के लिए बेटा, उसको हम बोलते हैं अपॉर्चुनिटी। ठीक है पीयूष, राइट बेटा, अपॉर्चुनिटी क्लियर है आपको? अभी हमने डिस्कस किया था, एनीथिंग विच इज इन योर फेवर एंड दैट इज एक्सटर्नल, दैट इज कॉल्ड अपॉर्चुनिटी। पर्सनल सेलिंग क्या होती है बेटा? पर्सनल सेलिंग होता है पर्सन टू पर्सन जाकर के बेचना। आपके घर में भी आता है होगा बेटा? आपके घर में भी आते होंगे बेटा? हाँ, वैसे चिराग तुम ठीक कह रहे हो बेटा, ब्रेक देने से अच्छा है कि हम इसको टाइम से कंप्लीट कर लें, है ना? वो ज़्यादा अच्छा है, बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप। है ना, बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप। चलिए, पर्सनल सेलिंग क्या होती है बेटा? पर्सनल सेलिंग में क्या होता है? ओरल कम्युनिकेशन होता है बेटा, पहली बात, और आप कस्टमर को डायरेक्ट 1-to-1 सेल करते हो, उसको जाकर समझाते हो, और इसमें कस्टमर के साथ ना एक रिलेशनशिप भी डेवलप हो जाता है। कस्टमर के साथ एक रिलेशनशिप भी डेवलप हो जाता है जब आप 1-to-1 उसको सामान बेचते हो। ठीक है, और इसके अंदर में हमेशा कोशिश होती है कि सेल क्लोज हो जाए बेटा।
जब कोई पर्सन आता है, कन्विंस करता है, आपको सामान बेचता है, तो उसकी पूरी कोशिश होती है कि वो आपको सामान बेचकर ही वापस जाए। उसको बोलते हैं पर्सनल सेलिंग। ठीक है, ठीक है बेटा, अंडरलाइन कीजिए जल्दी जल्दी फटाफट। ओए जल्दी जल्दी फटाफट अंडरलाइन कीजिए ताकि मैं आगे चलूँ आपके साथ में बेटा। फास्ट फास्ट फास्ट। चलिए नेक्स्ट कम। मर्जर क्या होता है बेटा? मर्जर इज कंसिडर्ड टू बी द प्रोसेस व्हेन टू और मोर कंपनीज कम टुगेदर। बेटे इसको बोलते हैं लव मैरिज, इसको बोलते हैं लव मैरिज। जब दो कंपनियां सोचती हैं कि हम आपस में मिल जाते हैं, एक हो जाते हैं, है ना। जी हाँ, वी ने मर्जर किया बेटा, वोडा आइडिया ने किया और दोनों मिल जाते हैं। अगर हमने ऐसा नहीं किया तो भैया प्रॉब्लम हो जाएगी, जियो या आइडिया हमें खा जाएंगे बेटा। क्यों सोनाक्षी, है ना। सो दिस इज कॉल्ड मर्जर, दैट इज कॉल्ड लव मैरिज। जी हाँ, वी आप कह सकते हो बेटा। जी हाँ, बैंकों का भी मर्जर होता है, जहाँ पर नहीं फेसबुक व्हाट्सएप मर्जर नहीं था ध्रुव, क्योंकि फेसबुक ने वहाँ व्हाट्सएप को ज़बरदस्ती एक्वायर किया था बेटा। दैट वाज नॉट काइंड ऑफ मर्जर। व्हाट्सएप की वैल्यू इतनी लगा दी थी फेसबुक ने कि उसको खरीदना पड़ गया, उसने बेच ही दिया। कहता है यार इतने पैसे तो ज़िंदगी में नहीं कमाने, बेच दो व्हाट्सएप को। भाई एक साल की कीमत 25,000 करोड़ रुपए लगी थी उसकी, व्हाट्सएप की ध्रुव। हाँ जी, जी हाँ, बहुत सारे बैंकों का जैसे मर्जर होता है बेटा। हाँ, आइडेंटिटी चेंज हो जाती है इसके अंदर में, करेक्ट। जैसे आप अनमैरिड से मैरिड नहीं हो जाते बेटा, आइडेंटिटी चेंज नहीं होती देवेश। अनमैरिड से मैरिड हो गए, आइडेंटिटी चेंज होगी बेटा आपकी। ये वॉलमार्ट ने भी फ्लिपकार्ट को खरीदा था बेटे, मर्जर नहीं था वो। ना 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 बेटे, दोनों का लेवल तो देखो ना, कहाँ था वॉलमार्ट, कहाँ थी फ्लिपकार्ट, कहाँ थी भाई, बहुत फर्क है। और मर्जर ना नॉर्मली ना अगर आप देखोगे मर्जर जो होता है वो फ्रेंडली नोट पर होता है, और दो कंपनियां लगभग जब सेम ग्रुप की होती हैं वहां मर्जर होता है बेटे। ये आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा, प्राइस सेंसिटिविटी क्या होती है और प्राइस इलास्टिसिटी क्या होती है बेटा, है ना। प्राइस सेंसिटिविटी क्या होती है और प्राइस इलास्टिसिटी क्या होती है बेटे। 12 बजे मैं छोड़ दूंगा आप लोगों को। हाँ जी, अभी 5 मिनट के ब्रेक में कुछ नहीं होने वाला। 12 बजे पूरे मैं छोड़ दूंगा आपको, 20 मिनट मेरे साथ कर लो, है ना, ज़्यादा अच्छा है। अच्छा ब्रेक मिल जाएगा नेक्स्ट क्लास से पहले आपको। प्राइस सेंसिटिविटी क्या होती है बेटा, कि इफेक्ट ऑफ ए चेंज इन द प्राइस। अगर हमने प्राइस को कोई चेंज किया, ठीक है, तो उसका डिमांड पर क्या असर पड़ेगा, उसको बोलते हैं प्राइस सेंसिटिविटी। डिग्री टू विच प्राइस ऑफ ए प्रोडक्ट अफेक्ट्स कंज्यूमर परचेजिंग बिहेवियर, ठीक है। और ये कितना चेंज आएगा, इसको मेजर करने का जो तरीका होता है उसको प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहते हैं। यानी प्राइस सेंसिटिविटी को चेक करने का जो तरीका है वो क्या है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। यहां पर बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है मेजर्स। समझ गए मेरी बात बेटा। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मतलब क्या है, अगर आप प्राइस सेंसिटिविटी को मेजर करना चाहते हो तो उसको हम क्या करेंगे, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड से मेजर करेंगे।
देखिए यहाँ लिखा हुआ है, इन इकोनॉमिक्स प्राइस सेंसिटिविटी इज कॉमनली मेजर्ड यूजिंग द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। बहुत सिंपल है बेटा कि अगर आपने प्राइस को थोड़ा सा कम किया तो डिमांड बढ़ जाएगी, और प्राइस को थोड़ा सा बढ़ा दिया तो डिमांड कम हो जाएगी। इसको बोलते हैं प्राइस सेंसिटिविटी। अब कितनी कम होगी, इसको कैलकुलेट करने के लिए आप यूज करते हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। कशिश बेटा, कशिश, आपको बुखार है, आपकी मम्मी ने आपके माथे पे हाथ लगाकर देखा कि आपको बुखार है, ठीक है। अब बुखार कितना है, बुखार है मतलब प्राइस सेंसिटिविटी। तो मम्मी ने कहा बेटा आज मत नहाना कि आपको बुखार है, आज सेंसिटिविटी पोजीशन है आपकी, ठीक है। अब बुखार कितना है, इसको नापने के लिए आप थर्मामीटर यूज करोगे, वो थर्मामीटर है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। समझ आ गया कशिश बेटा? जब हमें लगता है कि बेटा हमें बुखार हो रहा है, शरीर तप रहा है, बॉडी लिथर्जिक हो रही है, तो हम नहाते नहीं हैं, एसी से थोड़ा दूर रहते हैं, दैट इज सेंसिटिविटी। अब उसको मेजर करने का तरीका कि मुझे कितना बुखार हो रहा है, वो मैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड से कैलकुलेट करूंगा कि मेरा टेम्परेचर 102 है, 101 है या 100 है। राइट बेटा? नेक्स्ट आता है मास मार्केटिंग। मास मार्केटिंग का मतलब होता है when many consumer receives the same message from business and non-profit organization। मतलब आप जहाँ पर भी जा रहे हो आपको सेम मैसेज मिल रहा है। आपने टीवी ऑन किया, वही ऐड आ रही है, आपने रेडियो ऑन किया, वहाँ पर भी वही चल रहा है। जैसे नॉर्मली क्या होता है, आईपीएल आता है तो उसकी बड़ी मास मार्केटिंग होती है। आप टीवी खोलोगे आईपीएल की ऐड, न्यूज़पेपर देखोगे आईपीएल के बारे में डिस्कशन, रेडियो सुनोगे आईपीएल, उसको मास मार्केटिंग बोलते हैं। समझ गए मेरी बात? जैसे सच एज ब्रॉडकास्ट टेलीविजन, रेडियो, न्यूज़पेपर, आपका इंटरेस्ट है या नहीं है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपको हर जगह एक ही बात सुनने को मिल रही है, उसको बोलते हैं मास मार्केटिंग। यानी बल्क में मार्केटिंग करना, हर जगह पर एक ही चीज सुनाई दे। बेटे कोरोना नहीं कह सकते बेटा, वो आप प्रोडक्ट नहीं बेच रहे हो बेटा, कोरोना की एड वो प्रोडक्ट नहीं है, उसको मार्केटिंग के साथ नहीं जोड़ सकते बेटे। हाँ, जैसे पिक्चर रिलीज होती है तब आप कपिल शर्मा में जाते हो, पिक्चर की बात हो रही है, टीवी पर गाने चल रहे हैं, रेडियो पर गाने चल रहे हैं, यूट्यूब पर ट्रेंडिंग कर रही है, इंस्टाग्राम पर ट्रेंडिंग कर रही है, करेक्ट, उसको बोलते हैं मास मार्केटिंग। जल्दी से अंडरलाइन कर लो बेटा सब लोग फटाफट। ये बहुत अच्छी मार्केटिंग स्ट्रेटजी है बेटा, आपको बड़ा अच्छा लगेगा सुन करके। प्री एम्प्टिव प्राइसिंग ये भी एक मार्केटिंग स्ट्रेटजी है। इसका मकसद क्या है, पहले मैं आपको एग्जांपल बता देता हूँ। ये कौन यूज़ करता है? टाटा कंपनी जो है वो इसको यूज़ करती है। कैसे यूज़ करती है? टाटा कंपनी जब भी कोई प्रोडक्ट बनाती है तो उसका जो सेलिंग प्राइस होता है वो इतना कम रखती है कि दूसरी कंपनी उस प्राइस पर बेच ही ना पाए। ध्यान से समझना, ये टाटा की खास बात है। टाटा कंपनी जब भी कोई प्रोडक्ट बनाती है वो इतने कम प्राइस पर, मतलब लोएस्ट प्राइस पर बेचती है, और ऐसे लोएस्ट प्राइस पर बेचती है कि दूसरी कंपनी अगर कोई सोचे ना कि मैं उस फील्ड में आकर के सामान बेच दूं और उस प्राइस पर, तो उसको लगता है मेरी जेब खाली हो गई। क्या क्या क्या, दोबारा समझो। अगर मान लो कोई दूसरी कंपनी है
ये कंपनी सोचती है कि मैं इस प्राइस पर सामान बेच लूँ तो उसको लगता है मेरी पॉकेट एम्प्टी हो जाएगी, खाली हो जाएगी, फिर भी मैं प्रॉफिट नहीं कमा सकता। इसलिए इसको बोला जाता है प्री एम्प्टिव प्राइसिंग। ऐसा प्राइस रखना कि सामने वाले की पॉकेट पहले ही खाली हो जाए। स्ट्रैटेजी का नाम समझ आया क्यों रखा है? प्री एम्प्टिव, यानी कि दूसरी कंपनी आए, उसको लगे भाई मेरी तो जेब ही खाली हो जाएगी अगर मैंने इस प्रोडक्ट लाइन में एंटर किया। हाँ जी, नहीं 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 नहीं, ये ऑपोजिट ऑफ प्राइस स्कीमिंग नहीं है महिमा। ऑपोजिट ऑफ प्राइस स्कीमिंग होता है प्राइस पेनेट्रेटिंग, वो भी करवाऊंगा आपको मैं। हाँ, जिससे कोई कंपटीशन ना रहे। करेक्ट, जैसे जियो ने किया था, बिल्कुल सही कहा मयंक सिंगल, बहुत बढ़िया एग्जांपल। जियो ने आते ही अपने डेटा का ऐसा प्राइस रखा कि दूसरी कंपनियां सोचती ही रह गई कि भाई अगर इस प्राइस पर हमने डेटा देना शुरू कर दिया तो हमारे खर्चे कहां से निकलेंगे, हमारी सारी जेबें खाली हो जाएंगी। लेकिन उसकी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी थी। सो दैट इज कॉल्ड स्ट्रैटेजी दैट इन्वॉल्व्स लो प्राइजेस इन ऑर्डर टू डिस्करेज न्यू एंट्रेंट्स। मतलब नए एंट्रेंट्स को रोकने के लिए ऐसी स्ट्रैटेजी यूज की जाती है। जल्दी से अंडरलाइन कीजिए बेटा। जी हाँ प्रियांशु, बिल्कुल ठीक है। ये स्ट्रैटेजी वही कंपनियां यूज करती है जिनकी ह्यूज कैपिटल होती है बेटा। नेक्स्ट पर आते बेटा, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। इसका मैं एक बहुत बड़ी एग्जांपल देता हूं बेटा। अगर आप वीकेंड में पिक्चर देखने जाएंगे, फ्राइडे सैटरडे संडे, तो जो टिकट होती है आपकी फिल्म की टिकट, उसका प्राइस ज़्यादा होता है। लेकिन वही पिक्चर अगर आप नॉर्मल वीकडेज में जाएंगे तो उसका प्राइस कम होता है। उसको बोलते हैं प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। क्या बोलते हैं? प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। अगर आप वीकेंड में जाएंगे, अगर आपने कहा कि फ्राइडे सैटरडे संडे पिक्चर देखनी है आपने, तो आपका टिकट का प्राइस ज़्यादा होगा। और खासकर जो इवनिंग शोज होते हैं उसका टिकट प्राइस और ज़्यादा होता है। और अगर आप मंडे से थर्सडे तक पिक्चर देखेंगे तो उसका प्राइस कम होता है। और अगर आपने शाम को पिक्चर नहीं देखी बेटा, नॉर्मल डे में पिक्चर देखी, मतलब दिन में देख रहे हो, मॉर्निंग में देख रहे हो, तो उसका प्राइस और कम हो जाता है। इसको बोलते हैं प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। इसको बोलते हैं प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन occurs when a firm charges a different price to different groups of consumers। देखिए जरा ध्यान से, इसमें आइडेंटिकल गुड्स होता है, पिक्चर वही होगी, पिक्चर वही होगी बेटा, सुनो मेरी बात, हॉल भी वही होगा, सब कुछ वही होगा, सर्विस भी वही होगी, लेकिन रीजन कुछ और होता है। रीजन जो होता है वो कॉस्ट से जुड़ा हुआ नहीं होता बेटा। मतलब ये है कि वो जो कम प्राइस पर बेच रहे हैं उसका कॉस्ट से कोई लेना देना नहीं है कि भैया मंडे को कॉस्ट कम आती है, फ्राइडे को ज्यादा आती है। ऐसा नहीं होता, समझ गए मेरी बात? ऐसा नहीं होता बेटे कि मंडे को कॉस्ट कम आ रही है तो सस्ता दे दो। कॉस्ट विल रिमेन सेम। सिर्फ डिस्क्रिमिनेशन इसलिए किया जाता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अट्रैक्ट हो सके और उनके कॉस्ट निकल सके और वो प्रॉफिट कमा सके।
मार्केटिंग प्लान क्या होता है बेटा? मार्केटिंग प्लान मीन्स मार्केटिंग मिक्स दैट विल बी यूज्ड टू अचीव इट्स मार्केट ऑब्जेक्टिव्स. Marketing mix will be used to achieve its market objectives is called marketing plan. क्या बोलते हैं बेटा? मार्केटिंग प्लान किसको बोलते हैं? मार्केटिंग मिक्स. मार्केटिंग मिक्स में कौन से मिक्स आते हैं बेटा? मार्केटिंग मिक्स में कौन कौन से मिक्स आते हैं? आपने पढ़ा होगा कॉमर्स में. प्रोडक्ट मिक्स, प्रोडक्ट मिक्स, प्राइस मिक्स, प्लेस मिक्स एंड प्रमोशन मिक्स. करेक्ट. तो किसका कितना कॉम्बिनेशन रहेगा उसको बोलते हैं मार्केटिंग प्लान. किसका कितना कॉम्बिनेशन रहेगा उसको बोलते हैं मार्केटिंग प्लान. अब देखो, हमने कहा प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, बिल्कुल ठीक है, ये 4 एलिमेंट होते हैं. लेकिन सर्विस के अंदर ये 3 और जुड़ जाते हैं बेटा. तो ये कितने हो जाएंगे? 7. जी हाँ, आपने 12th क्लास कॉमर्स में ही पढ़ा था 4 P's होते हैं सर. हमें तो 4 ही पता है, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन. बिल्कुल ठीक कहा आपने. लेकिन जब हम सर्विस सेक्टर में एंटर करते हैं तो ये हो जाते हैं 7. 7 कैसे बेटा? जरा ध्यान से देखो. ये तो हो गया प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन. सर्विस में 3 और जुड़ जाते हैं बेटा. 3 एडिशनल पीस जुड़ जाते हैं. पीपल, प्रोसेसेस एंड फिजिकल एविडेंस. पीपल, प्रोसेसेस एंड फिजिकल एविडेंस. 4 P's और जुड़ जाते हैं बेटा इसके अंदर में. पीपल, प्रोसेसेस एंड फिजिकल एविडेंस. बता रहा हूँ बेटा. फिजिकल एविडेंस का मतलब है, मैं आपको लाइव एग्जांपल देता हूँ. मैं डॉक्टर लाल पैथ लैब पर गया ब्लड टेस्ट कराने के लिए. उन्होंने मेरा ब्लड लिया, पैसे लिए और उन्होंने बोला सर बिलिंग जो है ना आपके फ़ोन नंबर पर आ जाएगी. मैंने कहा यार इन्होंने मेरे से पैसा भी ले लिया, मेरा खून भी ले लिया, लेकिन मुझे तसल्ली कैसे होगी कि भाई वाकई मेरा ब्लड टेस्ट करेंगे. ये कहे जी हमने तो कुछ लिया ही नहीं, तो मुझे कैसे पता चलेगा? कुछ ना कुछ एविडेंस तो चाहिए ना मुझे. तो जब 15 मिनट बाद मेरे मोबाइल पे मैसेज आया कि आपका ये बिल हो गया, आपका ये बिल है, इसको डाउनलोड कर लो, थैंक यू सो मच, और आपकी रिपोर्ट शाम तक आ जाएगी, तो मुझे तसल्ली हो गई. इसको बोलते हैं फिजिकल एविडेंस. समझ आ गई मेरी बात? जब आप सिनेमा हॉल में टिकट खरीदते हो और आपके पास मैसेज आता है, ये टिकट हाथ में आती है, तसल्ली हो जाती है ना कि हाँ टिकट खरीद ली. पिक्चर थोड़ी आ जाती है हाथ में. वो इतनी सी टिकट ही तो हाथ में होती है बेटा, पिक्चर थोड़ी आ जाती है हाथ में. दैट इज कॉल्ड फिजिकल एविडेंस. डॉक्टर के पास जाते हो, वो 1200 रुपये आपसे फीस लेता है, और जब वो लेटर हेड पे लिख करके देता है आपकी दवाइयाँ क्या हैं, तो फिजिकल एविडेंस आता है. प्रोसेस का मतलब होता है कि आपको सर्विस कैसे दी जा रही है. सर्विस में प्रोसेस ही तो इंपॉर्टेंट होता है. डॉक्टर लाल पैथ लैब में मैसेज आया मेरे पास कि भैया आप हमें रिपोर्ट करो, फीडबैक दो कि जिस पर्सन ने आपसे ब्लड लिया, क्या उसने आपको सुई चुभोई, आपको दर्द तो नहीं हुआ, क्या उसने ढंग से कपड़े पहने हुए थे, क्या उसने हैंड को सैनिटाइज किया, क्या आप हमारी सर्विस से खुश हो. दैट इज कॉल्ड प्रोसेसेस. समझ आ गई? और पीपल की बात, जो सर्विस दे रहा है उसकी क्वालिफिकेशन क्या है, उसका एक्सपीरियंस क्या है, वो पीपल में आता है बेटा. करेक्ट धनवंती, बिल्कुल ठीक कह रहे हो बेटा. हाँ जी चिराग, बता तो रहा हूं बेटा.
बेटा मार्केटिंग प्लान में ये डिसाइड किया जाता है मार्केटिंग मिक्स का कॉम्बिनेशन क्या होगा, और मार्केटिंग मिक्स में हम ये डिसाइड करते हैं बेटा कि प्रोडक्ट कितना होगा, प्राइस पे कितना फोकस करना है, प्लेस पे कितना फोकस करना है, और प्रमोशन पे कितना फोकस करना है। मार्केटिंग क्या होती है अब जरा ये समझ लो बेटा। मार्केटिंग का मतलब होता है साइंस एंड आर्ट ऑफ एक्सप्लोरिंग, क्रिएटिंग, डिलीवरिंग वैल्यू टू सेटिस्फाई द नीड्स ऑफ ए टारगेट मार्केट एट ए प्रॉफिट। बहुत छोटे शब्दों में बहुत बढ़िया डेफिनेशन लिखी हुई है। साइंस का मतलब है बेटा कि मार्केटिंग में आपको एक्सपेरिमेंट करने होते हैं बहुत सारे। मार्केटिंग में कभी भी कोई एक सेट फॉर्मूला नहीं होता, हर चीज़ को बेचने का एक नया फॉर्मूला होता है, और वहाँ आपको बहुत एक्सपेरिमेंट करने होते हैं, और सारी ज़िंदगी आप एक्सपेरिमेंट करते रहोगे। मार्केटिंग एक आर्ट भी होती है बेटा, क्योंकि यहाँ पर आपको क्रिएटिविटी चाहिए। अगर मार्केटिंग में क्रिएटिविटी नहीं है तो आप अपना माल नहीं बेच सकते। तो मार्केटिंग में आपको एक्सपेरिमेंट भी करने होंगे, क्रिएटिविटी भी इन्वॉल्व करनी होगी, ताकि आप एक्सप्लोर कर सकें मार्केट को, अपने प्रोडक्ट को क्रिएट कर सकें, डिलीवर कर सकें, और कंज्यूमर की नीड को सेटिस्फाई कर सकें। और उससे बड़ी बात, सब कुछ प्रॉफिट पर, सब कुछ प्रॉफिट पर बेटा। बात समझ आ गई बेटा? दैट इज कॉल्ड मार्केटिंग, दैट इज कॉल्ड मार्केटिंग। अब आते हैं मार्केट टारगेटिंग क्या होती है बेटा। व्हाट इज मार्केट टारगेटिंग? Market targeting is the process of evaluating each market segment and selecting the most attractive segments to enter with a particular product or product line. अब देखो यहाँ पर मार्केट टारगेटिंग का मतलब है आप किस मार्केट को सामान बेचना चाहते हो। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आपने कहा मुझे गारमेंट्स की लाइन में जाना है, कपड़ों की लाइन में जाना है, क्योंकि लोग कपड़े बहुत खरीदते हैं, लोगों को बड़ा अच्छा लगता है नई नई ड्रेसेस पहनना, हर फेस्टिवल पर नए कपड़े आते हैं। अब यहाँ पर आप कपड़े तो बेचना चाहते हो, गारमेंट्स बेचना चाहते हो, लेकिन अब आपको यहाँ इवैल्यूएट करना पड़ेगा कि मार्केट सेगमेंट क्या होना चाहिए। जैसे आप जेंट्स के लिए गारमेंट्स बनाओगे या लेडीज़ के लिए, आप किड्स के लिए बनाओगे, यंगस्टर्स के लिए बनाओगे या ओल्ड एज पीपल के लिए बनाओगे, आप पार्टी वियर बनाओगे या फॉर्मल वियर बनाओगे या एथनिक वियर बनाओगे। तो आप कौन सी मार्केट को सेगमेंट करना चाहते हो, कौन सी मार्केट को टारगेट करना चाहते हो, उसको बोलते हैं मार्केट टारगेटिंग। कि आप बच्चों के कपड़े बनाओगे, यूथ के बनाओगे या ओल्ड एज पीपल के बनाओगे, आप लेडीज़ के बनाओगे या जेंट्स के बनाओगे, आप पार्टी वियर बनाओगे, आप स्पोर्ट्स वियर बनाओगे, आप फॉर्मल वियर बनाओगे या एथनिक वियर बनाओगे। मुझे पता था ये क्वेश्चन आएगा, क्योंकि सारे नालायक बच्चे बैठे होते हैं, सबका ये क्वेश्चन आएगा। और पूछो नालायकों, मार्केट टारगेटिंग और टारगेट मार्केटिंग में क्या फ़र्क होता है? सब पूछते हैं, मुझे पता है, सब पूछेंगे। अरे बाबा, मार्केट टारगेट में मैंने मार्केट को फोकस किया, पहले मेरी मार्केट होगी कौन, मार्केट होगी कौन, फिर उसके अंदर टारगेट करना पड़ता है कस्टमर को बेटा। मार्केट टारगेटिंग का मतलब है, सबसे पहले एक बात बताओ मेरे को बेटा, एक बात बताओ, अगर आपने मुझसे मिलने आना हो तो सबसे पहले आप मेरा एरिया पूछोगे या शहर पूछोगे? अरे बताओ बेटा बताओ। हाँ जी, सबसे पहले पूछोगे सर आपकी स्टेट कौन सी है, फिर आप पूछोगे सर आपकी सिटी कौन सी है, फिर पूछोगे सर आप उसमें डिस्ट्रिक्ट कौन सी है। समझ गए मेरी बात? तभी तो मेरा एड्रेस पूछोगे, फिर आप पूछोगे सर आपका एरिया कौन सा पड़ता है, फिर पूछोगे सर आपका स्ट्रीट नंबर कौन सा है, फिर पूछोगे सर आपका हाउस नंबर कौन सा है, तब जाकर मेरे घर पे पहुंचोगे। समझ गए मेरी बात? तो बेटा पहले आपने स्टेट पता करनी है, यानी मार्केट टारगेट करनी है, उसके बाद टारगेट मार्केट पे जाना है, फर्दर चीज़ों को टारगेट करना शुरू करना है आपने। ये फ़र्क है, आप समझ आ गया बेटा? अरे बोल दो हाँ या ना। हाँ जी श्रिया बेटा, सिर्फ एक रह गई बेटा।
सिर्फ एक डेफिनेशन रहेगी और उसके बाद खत्म। सिर्फ एक डेफिनेशन बेटा। और ये सबको पता है फास्ट मूविंग कंज्यूमेबल गुड्स कौन से होते हैं बेटा। फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स वो होते हैं बेटा जो आप डेली लाइफ में यूज करते हो बेटा। डेली लाइफ में जो यूज करते हो उसको फास्ट मूविंग कंज्यूमेबल गुड्स कहते हैं। इसका एक और एग्जांपल बता देता हूँ मैं आपको। देखो सबसे पहली बात, ये बड़े हाई वॉल्यूम पर खरीदे जाते हैं। जैसे ब्रेड सबसे ज़्यादा खरीदी जाती है रोज, बिस्कुट, ब्रेड, मिल्क, अंडा, आपके पफ हो गए, है ना, ये सबसे ज़्यादा खरीदे जाते हैं। सोप हो गया, ठीक है। उसके बाद आता है इनकी यूनिट वैल्यू बहुत कम होती है बेटा। बेटा FMCG जरा पेज नंबर बता दो कौन से पर है। अगर किसी को मिल गया तो जरा बता दो पेज नंबर कौन सा है बेटा। 6.14 है बेटे। हाँ जी, जिनको नहीं मिला 6.14 पे चले जाओ। 6.14 पे टॉप में लिखा हुआ बेटा, ठीक है। हाँ जी, FMCG बेटा हाई वॉल्यूम पर बिकते हैं। इनकी यूनिट वैल्यू बहुत कम होती है बेटा, यानी 2 रुपये, 3 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये, 20 रुपये, 25 रुपये में सामान मिल जाता है। ब्रेड आपको 15 रुपये की भी मिल जाएगी, 20 की भी मिल जाएगी। आपको दूध की थैली चाहिए आधा लीटर की, वो भी मिल जाएगी। आपको बिस्कुट का पैकेट चाहिए 5 रुपये में भी मिल जाएगा। समझ आ गई मेरी बात बेटा? मेरी बात समझ आ गई? और सबसे ज़्यादा रीपरचेज होती है। आज आप ब्रेड खरीद के लाए हो, कल फिर चले जाओगे, परसों फिर खरीद के ले आओगे, नेक्स्ट डे फिर खरीद के ले आओगे। ऐसे प्रोडक्ट को बोलते हैं हम फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स। इसमें सोप आता है, टूथपेस्ट आता है, हेयर ऑयल आता है, जैम्स आती है, केचप, जूसेस, मील्स, बेक्ड बीन्स, समथिंग। ठीक है बेटा? इज दैट क्लियर टू एवरीवन? मेरी बात समझ आ गई मेरे बच्चों? चलिए, थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर बीइंग हियर। थैंक यू सो मच एवरीवन बेटा। टेक केयर गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। और सुनिए बेटा, जल्दी से मुझे हाई का मैसेज भेजिए इस फ़ोन नंबर पर 9999005981। प्लीज़ प्लीज़ अपना नाम और सिटी ज़रूर भेजिएगा बेटा। योर नेम एंड प्लेस ज़रूर भेजिएगा बेटा। सी यू देयर। टेक केयर, बाय बाय।